अब आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप माओवादियों की या नक्सलवादियों की समर्थक हैं। कल को माओवादी हट गए तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जंगल आदिवासी को पूरी तरह सौंप दिया जाएगा सरकार। वो तो लड़ेंगे, जब भी पहाड़ खोदने की बात आएगी लड़ेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। ये नक्सल की लड़ाई नहीं है, ये आदिवासी की लड़ाई है। क्या आप हिडमा से कभी मिली हैं? हिडमा का नाम पे अगर वहाँ रोड बन रही है और इतना वहाँ पानी शुद्ध मिल रहा है, वहाँ के लोगों को शिक्षा मिल रही है और वहाँ के लोगों के लिए मतलब स्वास्थ्य मिल रही है, मूल अधिकार जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, तो मैं तो हिडमा को धन्यवाद करूँगी। 12,000 फोर्स उनको अटैक करने के बावजूद हिडमा कहाँ गया, सवाल है। अगर आप बस्तर को जानते हैं तो आप सोनी सोढ़ी के नाम से भी परिचित होंगे। हमारे लोकतंत्र में यह एक सामान्य प्रक्रिया हो गई है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपके ऊपर किसी न किसी तरह का लेबल चिपका दिया जाता है। बस्तर में ये होता है कि आपको नक्सलवादियों का समर्थक बता दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर। मैं हूँ राघवेंद्र। इस वक्त हम बस्तर की सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी के साथ उनके घर पर मौजूद हैं और तमाम जो सवाल सोनी सोढ़ी को लेकर के हैं, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, उन सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे खुद सोनी सोढ़ी से। सोनी सोढ़ी जी, सीजी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप माओवादियों की या नक्सलवादियों की समर्थक हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? मतलब आपको क्या लगता है, ये आरोपों में कोई सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब मैं कोई नक्सली का कोई समर्थक नहीं हूँ और मैं बंदूक की लड़ाई का कभी समर्थन नहीं करती, ना करूँगी। मेरा एक विचारधाराओं की क्रांति पे मैं भरोसा करती हूँ, तो मेरी लड़ाई एक विचारधाराओं का ही है। तो लेकिन इतने इस लड़ाई पे कई बार मुझे इस बात को सुनना पड़ता है और मुझे खुद भी मेरे आमने सामने चाहे सरकार, पुलिस प्रशासन, हर कोई कहते हैं कि नक्सली की समर्थक सोनी सोढ़ी है, पर यह सो सच नहीं। सच ये है, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी, जो भी इन इलाकों में रहते हैं, महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, सब उनके हक अधिकार के लिए मेरी आवाज़ उठती है। उनके जहाँ जहाँ जुल्म होता है, अत्याचार होता है, चाहे वो फर्जी मुठभेड़ हो चाहे मुठभेड़ हो, उसके बीच में जब हम खड़े होते हैं, सवाल पूछते हैं, उनके लिए सरकार से सीधा सीधा सवाल खड़े करते हैं, तो मुझे नक्सल समर्थक और यही बोलते हैं उनके बहुत ही खास है नक्सलवादी की। सोनी सोढ़ी पूरा उनकी भाषा पे बोलती है, पर वो सच नहीं। सच मेरे लोगों के लड़ने का है और मैं अपने मानवता का जो अनन हो रहा है, यहाँ का पर्यावरण का कैसे दूषित हो रहा है और हमारी माइनिंगों को, पहाड़ों को लेके माइनिंग और कॉरपोरेट के खिलाफ जो हमारी जो लड़ाई है, उस लड़ाई ऐसे हर हकदार की बात करो तो नक्सलवाद का तप्पा लगाया जाता है। वैसे मुझ पे ये एक आरोप है और ऐसा बोलते हैं कि मैं नक्सलवाद ऐसा नहीं। मैं कहा ना, मैं बंदूक की लड़ाई को कभी भरोसा नहीं करती। मैं विचारों की क्रांति पर भरोसा करती। मेरी लड़ाई एक विचार की क्रांति है, ये विचारों की लड़ाई है। सोनी सोढ़ी जी, आपका परिवार जो है वो तो राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहा है। आपके चाचा सीपीआई के विधायक रहे, आपके पिताजी लंबे समय तक सरपंच रहे, कुछ दिनों तक आप भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई रही, आपने चुनाव भी लड़ा। तो आपको नहीं लगता कि यही पार्टियों की जो राजनीति है उसी में आपको रहना था, तो आपके लिए कुछ बेहतर और आप जनता के लिए भी कुछ बेहतर कर पाती? ये बात आपने सच कहा है कि मतलब मेरे चाचा जी सीपीआई से बहुत पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और मैं बचपना से उस पार्टी के लेवल में देखा तो सीपीआई को देखा। और मेरे पिता भी इतने 20 सालों से सरपंच गिरी किए हैं और एक गांव का मुखिया के नाम से जाने जाते थे और हमारा पूरा परिवार एक राजनीति उस करियर में है बहुत। उसमें मेरे बड़े भाई भी कांग्रेसी के एक मतलब पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस तरह से तो मैं वो देखा। लेकिन मैंने कभी राजनीति और इस चीज़ों को कभी मैं उतना मतलब नहीं सोची। अब मेरा बस सोच था कि मैं पढ़ लिख के एक नौकरी करूं और अपना घर बसाऊं, ये मेरा मन में था और वही चीज़ मुझे मिला भी। मैं नौकरी करी, टीचर की नौकरी करते हुए अपना घर बसा ली, सब कुछ बढ़िया था, मैं बहुत खुश थी, वही मेरी जिंदगी। लेकिन इत्तेफाक नक्सल समर्थक मददगार के नाम पे मुझ पे जो इस तरह से अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद इतना कुछ मेरे साथ जो किए कि ताने में रख के जैसे गुप्ता में पत्थर डालना, करंट शॉट देना, इतनी लातों से बूटों से रख के आधी रात को मतलब एक रात में बंद करके मारना एक औरत, पूरी मतलब पुरुष थे पुलिस वाले, इस तरह इतना एक बलात्कार जैसे चीज़ों को भी मुझे सहना पड़ा।
जेल में भी बहुत कुछ मैंने सहा है मानसिक रूप से। अगर बताने में अब शारीरिक रूप से सहा है तो जेल में मानसिक रूप से एक एक दिन में 12-12 टेबलेट खिलाते थे और मेरे कुछ नहीं बताते थे, मुंह में तो पकड़ लेते थे मुंह से और डाल देते थे, बेहोशी टाइप की स्थिति में रहती थी और बहुत परेशान मेरे को जेलों में किए। फिर ऐसे करते करते एक लड़ाई, मैं पहले एक टीचर थी तो सिर्फ उतनी हद तक का जानती थी, पर जब जेल जाने के बाद फिर वहाँ के लोगों को देखा तो कैसे वहाँ महिलाएं के साथ गलत हुआ है, तो मेरे को लगता था कि शायद मेरे साथ गलत हुआ है, ये चीज़ किसी और के साथ नहीं हो, मैं किसी को नहीं बता पा रही। लेकिन वहाँ जब महिला बहन लोग ने मुझे एक दिन, मुझे ऐसे बैठी थी, उन्होंने उठा के ले गया एक बाथरूम की तरफ और मैं बहुत रोते रहती थी, तो बोले सोनी दीदी आप रोती क्यों हो, आप इतना परेशान क्यों, आप पढ़ी लिखी हो, आप हिंदी जानती हो, आप बोल सकती हो, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, ये देखो हमारे साथ क्या। उन्होंने अपने ब्लाउजों को निकाल के जब दिखाया तो मैंने उसमें देखा, वो मेरा पहला वो चीज़ था जेल में कि उनके स्तन का कटा हुआ था एक भाग और एक भाग स्तन का जो निप्पल ऐसा लटका हुआ था, इतना भद्दगा वो लग रहा था शरीर और कुछ करंट के शॉट दिया हुआ था स्तनों पे। तो मैं बोली ये क्या हुआ, ये कौन किया, तो बोलने लोग कौन करेगा, पुलिस वाले ये सब किए हैं, सरकार ही तो हमारे साथ किया रही है, पुलिस वाले लोग ये सब किए, ऐसा कैसे कर सकते हैं ना, ऐसा ही। तब मुझे ये लगा कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं, इस और भी यहाँ महिला बहन के साथ इस तरह चीज़ें हुआ, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत वो लगा कि अब क्या करना चाहिए। वहाँ से मेरी लड़ाई का एक शुरुआत हुई। तब फिर मैंने, मेरे साथ जो हुआ, फिर मैंने एक चिट्ठी लिख के पूरा, मतलब हिमांशु सर को एक चिट्ठी लिख के वो बातों को बताने की कोशिश की कि इस चिट्ठी से शायद मैं जिंदा रहूँ ही ना हूँ, पर हम बस्तर की महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, ये बातें पता चलना चाहिए बात देश के लोगों को, करके मैंने एक चिट्ठी भेजा। पर उस चिट्ठी ने मुझे आज बोले आप लोग के सामने मैं जिंदा हूँ, जो बात बता रही हूँ। तो ऐसे उस जेलों में हुआ, ये इसी तरह लड़ते लड़ते वहीं से मेरे को एक ताकत मिली लड़ने की और सोचने की, बोलने की, और जितने महिलाओं के साथ मैं बिताई हूँ और उन जेलों में, जैसे तिहाड़ जेल में रखा गया, जगदलपुर में, कलकत्ता में और रायपुर में, इन सारे जेलों से जो भी है, जब सबसे ज़्यादा मैं रायपुर जेल और जगदलपुर जेल में रही, तो उस बीच में हर दिन मेरा एक महिला की कहानी से रात और दिन गुजरता था। वो कहानी मेरे को 2 या 3 दिन खत्म होती, एक मंथ, मैं पूरा 2.5 साल के बाद निकले, पर उन महिलाओं का कहानी को मैं पुरहंत नहीं कर पाई। मतलब इतना दर्दनाक चीज़ बता, कोई कहता था कि दीदी पता है हम पेट में रह के थे तो ऐसे ऐसा पेट को करते थे, लात इधर पड़े इधर, कौन मारते थे, पुलिस वाले मारते थे, पेट का बच्चा को बचाने के लिए हम ऐसे जोक लेते थे, ये बहुत सारी चीज़ें मेरे को वहाँ पता चला। तो तब से मेरे लड़ने की जो दिशा, जो मेरी सोच, बहुत कुछ किताबों से नहीं, ये मैंने सिर्फ लोगों की कहानी बोलो, वो एक दर्दनाक एक इस तरह की चीज़ें मुझे बताएगा। फिर ऐसे करते मैं लड़ते गई, जेल में भी 3-3 महीना मैं भूख हड़ताल किया हमने, और जो वहाँ पर खाना जो देते थे वो खाना कीड़े मकड़ों की, मतलब ऐसा कीड़ों को निकाल निकाल कर रखते थे, तो मैं बोलती थी ये खाना मैं नहीं खाऊँ, एक दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए, तो लोगों ने मुझे बोला दीदी आप खाना क्यों नहीं खाना चाहते हो, तो आप क्या सोचते हो, क्या ये इस खाना हमको पसंद है, हम देखो जिंदा रहना है तो इस कीड़े के खाना को भी खाना पड़े, अगर मरना है तो नहीं खाना, जिंदा रहना है कि नहीं, आपके अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना है कि नहीं, इसलिए आप खाओ। हमने भी उस कीड़ों को निकाल के सेट करके जो आप खाना का, मतलब ऐसे चीज़ें बहुत कुछ जेल के अंदर मैंने देखा, बहुत से। फिर उसके बाद एक दिन मैं जमानत हुआ, जमानत होने के बाद छत्तीसगढ़ का, मतलब 24 घंटे रहने का मेरा होता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ सोनी सोड़ी को छोड़ना है, तो 24 घंटे के अंदर मैं जो भी अपने बच्चों से, परिवार से मिलके मैं फिर दिल्ली के लिए, मेरे को रवानगिरी करें, मैं दिल्ली में, मतलब पूरी जमानत होते तक 2-3 महीना मैं वहाँ रही। फिर वहाँ रही तो फिर मैंने कॉलिन गुंजालेस और प्रशांत भूषण से ही कहा कि मेरे को दिल्ली में रखा क्यों जा रहा है, अगर कोर्ट को लगता है कि जमानत देना तो पूरा दे, लेकिन इससे अच्छा तो मैं अपना ही छत्तीसगढ़ की जेल में रहना ही ज़्यादा अच्छा है, मैं दिल्ली में रह के क्या करूँगी, ये मेरी आज़ादी है और मेरे को सुकून महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे तो दिल्ली में भी आपको जेल में रखा गया था? नहीं, वो खुलेपन में रखा गया था। अच्छा। कॉलिन गुंजालेस, प्रशांत भूषण, उनके ऑफिसों में रखा गया था। वहाँ और भी बहुत से दिल्ली के साथी लोग अपने अपने घरों में मेरे को कभी खाने के लिए बुलाना, ये सब करते थे, वो तो था, लेकिन मेरे को अपना वो जगह नहीं मिल रही थी, उस अपने लोग वहाँ नहीं मिल रहे थे, अपना जो बस्तर की जो एक मेरा बचपना जहाँ बीता है वो चीज़ों को महसूस करती थी, मेरे को तकलीफ होता था। फिर बोले कि नहीं ये तो मानेगी नहीं, इसको पूरी जमानत तो वो करवाना ही पड़ेगा करके, फिर बाद में जमानत के फिर डालें, तो फिर मेरे को पूरा बेल मिला, फिर जमानत मिला तो
फिर प्रशांत भूषण दी, कॉलिन गुंजाल और हिमांशु शहर और बाकी और भी बहुत अन्य बहुत साथी लोग, उन्होंने चिंतित हो गए कि सरकार इसको छोड़ेगी या नहीं, इसको तो वापस भेजना ही, जिद कर रही कि मेरे को छत्तीसगढ़ जाना ही है। तो वहाँ भी बोले मुझे अब वापस मत जाओ, तुम अपने बच्चों को बुला लो, तुम दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने ये कहा एक सोनी सोढ़ी अगर लड़ गई और वो यहाँ पर शिफ्ट हुई, फिर कल के दिन कोई और वहाँ पर सोनी सोढ़ी के रूप में कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। फिर सरकार यही बोले एक लड़ने गई तो उसको देखो तड़ी पार कर दी, अब दोबारा कोई ऐसे आवाज़ नहीं है। तो इस तरह से मेरे आदिवासियों के साथ क्या होगा, जिनको मैं जेलों में देखा है, इतना जेल के जो जूझ रहे उनके साथ क्या होगा, ये सोच के फिर मेरा एक ही मकसद था कि छत्तीसगढ़ लौटना। तब फिर प्रशांत भूषण उस समय आप पार्टी में थे, प्रशांत भूषण ने कहा कि और ये कॉलिन गुंजाल और भी बाकी सभी हिमांशु सर सब लोगों ने ये बात तय किया और योगेंद्र जी भी थे उसमें। तो आपको क्या है, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको कोई ना कोई झंडा चाहिए, तो आप आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करो। तो मैं बोली आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने से पहले मैं तो शुरू से सीपीआई को देखा था, तो मेरे चाचा रहे, तो मैं कोशिश करी सीपीआई पार्टी में जुड़ने का। अगर ऐसा ही है पार्टी का बैनर लेके, पार्टी का मैदान लेके छत्तीसगढ़ उतरूँगी तो मैं सुरक्षित हो जाऊँगी, तो पहले मैं चांस तो वही करूं। लेकिन ऐसा मेरा कोई संपर्क, मनीष जी से भी काफ़ी कोशिश किया, फिर उनसे भी संपर्क नहीं हुई। फिर वहाँ येनी राजा थी, वो समर्थन वो कह रही थी कि इस पार्टी पे है, लेकिन मेरे को तो इधर से ज़रूरत था ना, येनी राजा डी राजा वगैरह ये लोग तो दिल्ली में रह रहे हैं तो उनका तो पूरा होता, लेकिन मेरा मेन था कि इधर से जमीन स्तर से मेरे को एक सपोर्ट मिलना वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिर मुझे यहाँ से उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं मिला, नहीं मिलने के कारण फिर मैंने काफ़ी दिन तक रही। उसके बाद फिर मैं आप पार्टी को ज्वाइन करा, उसके बाद वापस मैं छत्तीसगढ़ लौटी अपना पूरी जमानत को लेके। फिर उसके बाद प्रशांत भूषण केजरीवाल जी वगैरह मुझे फिर टिकट दिया, टिकट देने के बाद फिर मैंने चुनाव लड़ा। उस चुनाव को लगता है कि जब मैं आके चुनाव लड़ी तो अब वो पूरे हमारे बस्तर की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को लगता है कि वो हार गई सोनी सोढ़ी, लेकिन मैं हारी नहीं थी, क्योंकि जिस सरकार ने मुझे माओवादी कह के जेल डाला उसी सरकार के सामने आके मैंने उस मैदान में चुनाव लड़ा। और दूसरी बात है जो 19,000 जो वोट मिले थे मुझे, तो वो से मेरा ताकत दिया कि इस बस्तर में मेरे अपने लोग भी हैं, तो जहाँ पर मेरे को कुर्सी की जगह ज़मीन को में बैठना था वो ज़मीन मुझे मिल गई। इसी से मेरी आगे की लड़ाई, आगे की जो भी मुझे करना, मैं वो चीज़ तो मेरे को मिल चुकी है और ये मेरी बहुत बड़ी ताकत बन गई। और उसके बाद फिर कुछ समय तक रही और सबसे पहले मैंने कुकानार में एक आयता नाम का एक भाई है, उसकी पत्नी सुकुड़ी है, उसको कलूरी था, कलूरी ने उनको अगवा किया था, मतलब घर से उठवा लिया था। तो उसके लिए सबसे बड़ा आंदोलन हमने किया था कुकानार में। तो वहाँ कुकानार से एक गुरबे करके तो बहुत बड़ा आंदोलन, तो उस समय वहाँ पर मैंने देखा लोगों ने तीर धनुष सारे पकड़े हुए थे, मुझे बुलाए थे उस आंदोलन करने के लिए, रैली करने के लिए। फिर टंगिया भी देख रही हूँ, तीर भी देख रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो आधुनिक हमारे जो एक परंपरा के हिसाब से जो बने हथियार, उसको एक उसके लिए नहीं है, वो एक शौक के लिए आधुनिक वो चीज़ हमारे एक वेशभूषा के पे आता है। पर वो लोग पकड़े थे, पर उससे नुकसान भी हो सकता है ना। तो फिर मैं बोली कि ये क्यों पकड़े हो आप लोग, ये क्यों, ये मतलब आप तीर धनुष पकड़ने की क्या ज़रूरत है, टंगिया पकड़ने की क्या ज़रूरत है, छोटे छोटे चक्कू ये सब क्यों चाहिए आप लोगों को। नहीं, रैली करेंगे ना, उसको छुड़वा के रहेंगे, ऐसा नहीं होगा सोनी दीदी, इसी से हम चलेंगे। तो मैं बोली ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं इसमें नहीं चल पाऊँगी। अगर आप लोग सारी चीज़ों को रखोगे और एक डंडे के सहारा जो चल नहीं सकता, बूढ़ा है, बच्चे हैं, हमारी महिला बहन है, वो डंडे के सहारे चलेंगे तो उसमें तैयार है। हमारे पैर दिए हैं, हमारे हाथ पैर, हमको इस रोड में चलना है तो ऐसे ही चलेंगे। इसको नहीं रखोगे तो मैं नहीं लड़ूंगी, मैं नहीं आगे आऊँगी। तो वो लोगों ने बहुत देर तक सोचा, घंटा भर, फिर बोले नहीं सोनी दीदी नहीं मान रही। तो सारे लोग ने नीचे रखा, उसके बाद सब अपना जोला डंडा अपना जज सामान उनको लेके चल पड़े हम लोग। कुछ नहीं तो 5-10 किलोमीटर कुकानार में आए, वहाँ थाने के को घेराव किए 3 दिन तक। फिर उसके बाद अंत में आके पुलिस की हार हुई, सुकड़ी को हमको दिया गया, सुकड़ी को आज़ाद करवा दिए। फिर वो सुकड़ी आज़ाद होने के बाद सुकड़ी हम सब के बीच में आई, तो अंत में वो जीत हुआ। तो तब से मेरा कहने का ये हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई, विचारों से क्रांति लाई। तो इस हिसाब से मतलब मेरी ये लड़ाई चलती रही। और फिर कुछ समय के बाद मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। उसके पीछे एक वजह था मेरा पार्टी छोड़ना। मुझे भी लगता है कई लोगों ने बोला कि आप सत्य को
ऐसा मतलब आप चुनाव लड़के उस सत्ते पे जाओगे, उस विधानसभा में जाओगे या लोकसभा में जाओ, तो आप बेहतरीन उस बातों को वहाँ रख सकते हो। लेकिन आप मैदान से कब तक लड़ते रहोगे? आपको ये मैदान भी चुनना चाहिए। तो मैंने बोला मैं उस मैदान में चुन के आई वापस, लेकिन आज उस मैदान को मैं खुद ही छोड़ दिया। वो छोड़ने का पीछे मेरा ये था कि आप पार्टी में रह के भी बहुत कुछ जगह में मैं ऐसा जाती थी, जैसे एनकाउंटर हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, बच्चे के साथ इस तरह की चीज़ें मारपीट हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है, कुछ हर तरह की यहाँ लड़ाई हो रही थी। तो उस समय ना बात ये निकल के आ रहा था, ये तो अपना आम आदमी पार्टी का जनादर बढ़ाने के लिए ये कर रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी तो राजनीति वर्ग में आती है, ये भी तो राजनीति जोन की है, ये भी राजनेता है। ये बातें मैं बहुत मेरे समाज से सुनी, और हर जगह बैठो तो कुछ भी मैं बोलती थी, देखो चलो जैसा मतलब इड़ में मरकाम को उस समय फर्जी एनकाउंटर करके गोमपाड़ में मारे, और उसका मतलब क्या और भी बहुत सारे हैं, नुरकातोंग में और हमारे गोडेलगुड़ा में और गमपुर में, बहुत ऐसी जगह एनकाउंटरों में, फर्जी एनकाउंटरों में मैं गई। तब भी मैं हमारी समाज की स्थिति में जहाँ बैठक होती थी मैं बोलने की कोशिश करती थी, तो लोग यही कहते थे कि आप भी तो राजनीति में हो, राजनीति है उसमें हम कोई भी चीज़ में राजनीति में भागीदारी नहीं रहे। तब मुझे लगा अगर मैं जिस मुद्दे को उठा रही हूँ वो राजनीति में आता है वो मुद्दा, तो या फिर मैं मेरे को उस तरह से कहा जाता क्यों ना मैं अपने बस्तर के लिए, उन जनहित की लड़ाई के लिए मैं पार्टी छोड़ देती हूँ। उसके बाद मेरे समाज के लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, हम साथ मिल के करें। मैंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के बाद फिर मैंने फिर समाज के बीच में, सब उनके बीच में जाके बोलने की कोशिश किया। अब मैं पार्टी छोड़ दिया है। अब तो हमारे लोगों के लिए जंगल में जो आदिवासी इतना हर दिन मर मर के जी रहे हैं, वो किन हालातों में जी रहे हैं, उनके ना तो किस तरह से उनकी रोजी रोटी चल रही है, कितना उनके ज़मीनों के पट्टे नहीं मिलते हैं, कई तरह का वहाँ लड़ाई के सिवाय कुछ नहीं होता। तो बार बार मैं कुछ मुद्दे को लेके मैं आके बोलने की कोशिश की, तब फिर बोलने लगे मुझे कि आपका तो अभी तक पूरा केस ख़त्म नहीं हुआ है, और आपके साथ अगर हम जुड़ जाएंगे, आपके साथ कोई फैक्ट फाइंडिंग में जाएंगे, आपके साथ कोई टीम बना के जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस हमको घेर लेगी, हमको भी तो आपकी तरह शक के उस पर लाएगी। आपके पास तो बड़ा केस है, बड़ी मतलब एनआई केस चल रहा है, यूएपी अदारा चल रहा है, तो आप समझो ना सोने दीदी, इसलिए आपके साथ कुछ लोग नहीं चलना चाहते हैं, इसलिए कोई आप जब बात बताते भी हो तो आपके साथ नहीं। फिर मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं क्या करूं? तो फिर मेरे को सहना पड़ा, चलो मेरे साथ कोई चलना नहीं चाहता, पर मेरे को तो चलना है, मेरे को तो मेरे आदिवासी के लिए लड़ना ही है, तो पीछे तो नहीं हटूंगी। हम लड़ते रहे। तो फिर एक दिन ये हुआ कि 12 साल बाद मेरा केस भरी हो गई। भरी होने के बाद सारे केस जितने हैं सारे, जहाँ तक मेरी जानकारी है आपके ऊपर टोटल 6 केस थे। हाँ, तो उस 6 में से एक जो आखिरी केस था शायद वो बीके लाला और एसआर की फंडिंग वाला था। लेकिन उस समय तो ये समझ में आता है कि जब बीके लाला वाला प्रकरण हुआ और आपके ऊपर ये आरोप लगा कि आपने एसआर कंपनी से पैसे लिए हैं, तो उस समय तक तो आप एक पब्लिक फिगर बन चुकी थी, आप राजनीति में आ चुकी थी। तो ये हो सकता है कि मतलब किसी बदले की कार्रवाई हो, या हो सकता है कि आपका उभरना बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लग रहा हो और उस वजह से वो केस लगाए गए होंगे। लेकिन शुरुआती जो केस थे, बाकी के जो 5 मामले थे, वो किस कारणों से क्या उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे भी मेरा मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। अवधेश गौतम का एक केस था, थाने का केस था, एक नेरली का भी केस था, और एक कुआकोंडा का जो नक्सली ने वो मतलब बम से उड़ाया था, एक तहसील ऑफिस, मतलब ऐसे करके पूरे 6 केस तो मेरे ऊपर लगे थे। और मेरे को ये लगता है जिस तरह केस, फिर मेरे पति को भी तो अवधेश, सबसे पहले मेरे पति को अरेस्ट किया अवधेश गौतम वाली केस में 2010 वाला में, जो उनके घर पे अटैक हुआ था, अवधेश गौतम के घर पे। उसके बाद फिर क्या है, और जो 2006 7-8 में नक्सली ने सारे आश्रमों को तोड़ दिया था ना, तो उसमें तोड़ने में उसमें मेरा आश्रम बच गया और एक समेली का। तो पूरे टीचरों को बोला, मेरे को जो लगता है मैं कैसे इस जगह पे आके खड़ी हो गई, जो मुझे लगता है कि मेरा शुरुआत हुई से है। फिर उस समय सबको टीचरों को बुलाए थे माओवादी ने, तो फिर बोले कि आप सबको बुला रहे करके बुलावाया, तो हम तो डर रहे थे कि नहीं जाना है, लेकिन हमको एक बार में 2-3 बार बुलाया गया। तो बोला पूरे टीचर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मीटिंग कर रहा है, क्योंकि माओवादी से आप हट के आप अपने आप को बचा नहीं सकते, आपको नौकरी ही करना है गांव में जबीली में।
तो आपको आना ही पड़ेगा करके मुझे कुछ लोग बुला नहीं रहे। जब भी आपको 2-3 बार हो रहा है बुला रहे, आप नहीं सुन रहे, आप माओवादी से कब तक बच के निकलोगे? वो लोग बहुत खतरनाक इस टाइप का मुझे पता है। अब मुझे भी लगा शुरू में, तो हो सकता है भाई मेरे को तो अपने रोजी रोटी की नौकरी करती हूँ और उनके साथ नहीं भी मिलूंगी तो भी दिक्कत है। तो बोले कि और भी टीचर आए सब, जैसा अरनपुर वाला वहाँ हॉस्टल चलता था, नाहड़ी में, बुरगो में, पोटाली में, ये जो आश्रम थे ना वो सारे टीचर आ रहे हैं। तो समेली का भी टीचर और जबेली का टीचर, समेली दो जगह का मतलब वो थे, आश्रम थे। तो मेरे को लगा सब आ रहे हैं तो चलो चले गई। वहाँ पर बहुत ही बड़े मतलब 3-4 हज़ार के आसपास बहुत भीड़ के साथ जन अदालत वहाँ लगा हुआ था, मतलब ऐसे मीटिंग चल रही थी। वहाँ माओवादी ने बुलाया था। तो वहाँ माओवादी ने बुलाने के बाद मैं देख रही हूँ कि हमारे जो टीचर भी तो हैं, अधीक्षक उस समय अधीक्षक लोग भी थे और एक नेगी सर, मैं थोड़ा नाम नहीं बता पा रहे। तो मैं देख रही इधर उधर भीड़ में कि आए हैं क्या ऐसा करके, तो कोई दिखे ही नहीं। तो वहाँ लोगों से पूछी और भी गुरुजी लोग आए हैं क्या, अधीक्षक लोग? नहीं अभी तक तो नहीं पहुँचे, पता नहीं अरे मैं तो फंस गई, मैं अकेला हो गई हूँ। अब वहाँ पहुँचने के बाद सोचूं तो क्या करूँ, तो आगे देख रहे पीछे कोई नहीं आया। फिर माओवादी ने खुद ही बताया बाद में, सब मीटिंगों में कुछ मीटिंग, बहुत सारे अपने जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, या अपना अधिकारों के लिए आए हैं, आपकी जनहित के लिए आए हैं, आप लोगों के लिए अधिकारों की लड़ाई के लिए हम आपके साथ हैं। मतलब शुरू मीटिंग मन में ये सब माओवादी अपने बंदों के नौ पे बता रहे थे। फिर मुझे बोले मैडम आपको इसलिए बुलाया गया, क्यों बुलाया? तो इसलिए बुलाया गया अब आश्रम को तोड़ दिया जाएगा। आश्रम तोड़ दिया जाएगा? कितने आश्रम? पूरा आश्रमों को तोड़ दिया जाएगा, इसलिए आपको बुलाया है। लेकिन बाकी टीचर नहीं है, अधीक्षक लोग नहीं है, आप आए तो आपको हम बताने के लिए, ताकि वहाँ पर जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को घर जाना है, सामान वामान को लेके एक दिन छुट्टी करके सबको आप वहाँ से हटवा दो, क्योंकि जब हम छुड़वाएंगे तो उस स्थिति में किसी प्रकार का वो नहीं। ये कब की बात होगी? ये ना 2000 भाई आपको भी याद होगा 2006 या 7 में जो आश्रम में टूटे, 7 या 8 तो देखना पड़ेगा। अच्छा जी, तो उस समय फिर ये बात है। अब मेरे अंदर में लगा अरे ये कैसे सब आश्रम को तोड़ देंगे, अब क्या कर। अब देखो एक बोलते हैं ना, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है, शिक्षा ही सबसे उसे एक विचार देता है। अब मैं वहाँ बैठ के सोच में पड़ गया, मेरे पास तो मतलब समय 100 या 150 बच्चे थे और वो भी सलवा जुर्म से पीड़ित बच्चे 50 थे। अब मेरे अंदर में लगा कि अब आश्रम टूटेगा तो बच्चे जाएंगे कहाँ? एक तो उन बच्चों का घर और सब कुछ नहीं था। उन बच्चों को मैं 60 किलोमीटर जाके पैदल जाके लेके आई थी। उस समय एक माओवादी विनोद जो दादा थे उसने मुझे कवर किया, उसने बताया जबगट्टा उधर बहुत जगह गाँव कि 2-4 गाँव के, उसने मुझे एक संदेश भेजा कि वहाँ बच्चे जंगलों में रह रहे हैं और जो सलवा जुड़ों के समय उनके घर जलाया गया और उनके माता पिता को भी ख़त्म कर दिए हैं और एकदम अनाथ बच्चे, उनको खाने तक दाना नहीं मिल रहा है। तो हमारे आदिवासी एक टीचर है तो उसको ये बताओ कि वो बच्चों को लेके जाएगी। तो वहाँ पूरा गाँव में पहले से बता दिए थे, विनोद जो माओवादी थे इस पार्टी के, उन्होंने बता दिया। फिर मैं पैदल गई, पैदल जाके बच्चों को लेके आई, पूरे बच्चे 50 के लगभग है। अब ये लोग जब बोले कि यहाँ पे आश्रम तोड़ देंगे, अब मेरे मन में लगा ये क्या होगा। फिर मैं बहुत सोच के फिर मैंने हिम्मत से एक सवाल किया, तो दादा आप लोगों की लड़ाई किसके लिए है? ये मेरा पहला सवाल था। तो उन्होंने कहा हमारी लड़ाई जनता के लिए है। आप लोग की लड़ाई जनता के लिए है? हाँ, हम जनता के हित के लिए आए हैं, जनता के हक अधिकार के लिए आए, जनता के जल जंगल जमीन के लिए आए, हमारा लड़ाई जनता के लिए। तो आपकी लड़ाई जनता के लिए, तो ये बच्चे तो जनता के हैं, ये जो बच्चे हैं हमारे हॉस्टल में आश्रम में पढ़ रहे हैं तो बच्चे तो जनता के हैं। तो अगर आपका लड़ाई जनता के लिए थे, बच्चे से जनता के बच्चे, तो क्या आप लोग नहीं चाहते बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े? तो फिर कैसे जनता के? बहुत ज़्यादा बोलती हो। नहीं मतलब डर तो था, डर के ही मैंने सवाल किया था। तो फिर भी मतलब मेरे सवालों का ही जवाब था, वो बच्चे कहाँ जाए? क्या उन बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए? अगर उनका आश्रम को तोड़ दिए तो उनका सियाना भी कर जाएगा, शिक्षा का वो सब चीज़ें भी हो जाएगी, बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। सलवा जुर्म से भी पीड़ित बच्चे हैं, वो बच्चे का तो घर नहीं है, ना माता पिता नहीं है, तो ऐसे ही वो बच्चे हो जाएंगे। इसलिए मैं बोली हूँ ऐसा कर। फिर उन्होंने सुना मेरी बात, सुन के आगे जाके चर्चा किए, चर्चा करके कुछ देर पर आए और बोले कि आप बहुत बड़ा सवाल किए हो, तो इसलिए आपका आश्रम को हम नहीं तोड़ेंगे। तो वो आश्रम एकदम भी पक्का नहीं बना था, पर ठीक मतलब आश्रम है तो नहीं तोड़ेंगे और आपका आश्रम सलामत रहेगा, लेकिन हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा, हम जो बोल रहे हैं उसको आपको वो करना पड़ेगा। तो मैं बोली ठीक है, आप बताइए क्या करना। तो बोले पुलिस जब भी आएगी आपके आश्रम में रुकने नहीं दोगे,
वो कैसे लड़ोगे पुलिस से हम नहीं जानते, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। जब भी फोर्स आएगा गर्मी छुट्टियों में ये में आती है बच्चों को छुट्टी देने के बाद, वो जब फोर्स के गांव में मार पीट महिलाओं के साथ इस तरह का यातनाएं देती है, पुरुषों को मारपीट करती है, गांव में जाके चावल दाल ऐसे लूट करके खाते हैं, वो हमसे लड़ने के लाते हैं और उसके बाद इस जगहों में रुकते हैं, गाँव के लोगों को भी परेशान करते हैं। वो करने नहीं दोगे, मतलब वो नहीं होगा। आप यहाँ रुकेंगे तो ये होगा, आप रुकने नहीं दोगे। वो कैसा रुकेगा आप, वो हम नहीं जानते। अगर रुक गए और आपके आश्रम में रुक के उस गांव को नुकसान पहुंचाओ, महिलाओं को, यहाँ के लोगों को नुकसान, ये शिकायत हमारे पास आएगा तो ये सोच लीजिए फिर आपको इसी जन अदालत में, जो जन अदालत लगा इतने लोगों की संख्या में, ये आपको अधमरा कर सकते हैं या तो फिर आपका जान, मतलब फिर जान भी ले सकते हैं। आप तैयार हो इस शर्त रख रहे हैं, ये हमारा शर्त है। अगर इतना करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आपका आश्रम बचेगा। तो मैंने सोच में पड़ गई कि क्या करूं। एक पल के लिए लगा कि इतना बड़ा चीज़ मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं पुलिस को कैसे रोक सकती हूँ, कैसे वो करूँ, ये सोच के मैं बहुत वो कर। फिर भी मेरे को ये लगा कि अगर इन मतलब 100-150 बच्चे के लिए मेरे एक का जान जाने से उन 100-150 बच्चे की शिक्षा बच जाएगी। अगर मेरी एक की मौत भी होती तो क्या होगा, इस सच वो भी तो मेरे बच्चे हैं। ये सोच के फिर मैंने हाँ भर दिया। तो हाँ भरने से देख सोच लो मैडम, आपको ज़बरदस्ती नहीं है, आपको सोचना होगा। देखो पुलिस बहुत ये होती है। नहीं, मैंने सोच लिया ठीक है आपके मंजूर है आपके साथ। उसके बाद वो बोले तो उन्होंने मेरा आश्रम, फिर मेरे मन में ये लगा समेली आश्रम के बारे में बोली। समेली आश्रम को भी छोड़े, समेली आश्रम के बाद उस आश्रम को भी छोड़ दिया ना। वहाँ पर भी बच्चे, गांव के बच्चे, वहाँ भी कुछ बच्चे उसी साइड के थे, जब गट्टा और आपका क्या जगरगुंडा साइड के, वो आश्रम को भी छोड़, चलो वो भी आश्रम आपको छोड़ देते हैं। तो वहाँ का अधीक्षक नहीं गया था, वो रविंद्र अधीक्षक था वहाँ, वो भी नहीं गया था, तो आश्रम को भी छोड़ दिया। ये भी फिर आते समय मेरे को बहुत लोगों ने, मेरे परिवार है तो मैं आके आदिवासी कम्युनिटी की हूँ, आदिवासी हूँ, तो अब लगता है ना, तो बोले क्या कर दी, क्यों बोली, तेरे 3 बच्चे हैं, मार देंगे तो तू क्या करेगी, तू माओवादी से लड़ पाएगी क्या, कभी ऐसा ना हो जाए कि पुलिस तेरे आश्रम में आके रुक जाएंगे, तब क्या कर लेगी, पुलिस से लड़ सकती है, ये सब बोल के मर। अब बोल तो दी हूँ, अब जो भी, अब नहीं, तू बहुत बड़ा गलती की है, ये सब नहीं कर, अपने बच्चे के लिए। बहुत लोगों ने बोला, अब बोल तो दी मैं आगे। फिर उस समय श्रीकांत दुबे जी थे, ये हमारे मतलब पूरे अष्टल अधीक्षकों का वो जिला में। तो फिर मैं उनको आके बताया, मतलब ये बताया कि ऐसा ऐसा है सर, वहाँ बच्चे रहते हैं। तो मेरे को क्योंकि मैं सर को पूरी बात नहीं बताई कि पुलिस ने माओवादी ने ये कहा करके, तो बोले सर वहाँ जो बच्चे हैं गर्मी छुट्टियों में भी रहना चाहिए, उनके कोई घर नहीं है, 16 जुड़ों के बच्चे हैं, मतलब उस समय से पीड़ित बच्चे हैं ऐसा। तो उन्होंने श्रीकांत दुबे सर बहुत मदद किया, बोले ठीक है वैसे बच्चों के लिए मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने फिर उन बच्चों को कभी घर जाने के लिए वो नहीं किया। तो मेरे यहाँ पुलिस आई नहीं, तो उससे भी बच गए हम लोग। तो उसके बाद फिर ये जो अवधेश गौतम का जो हमला हुआ ना, उसके बाद फिर अवधेश गौतम का हमला होने के बाद सारे सोसाइटी पालनार में शिफ्ट हुआ, कुछ नकुलनार में शिफ्ट हुआ। ये बातें आपको और भी पिछले जाएंगे तो हमारे मीडिया भाई भी बताएंगे, काफ़ी लड़ाई होने लगा। तो उस सोसाइटी के लिए भी मेरी थोड़ी लड़ाई हुई, कितना दूर से हम चावल कैसे ले जाएंगे तो ऐसे ही करते में सक। और तीसरा होता कि जब झंडा फहराने के लिए तो आए थे वहाँ झंडा फहराने के लिए, जब उसमें पूरा काला झंडा फहराते थे, तो मेरा उसके लिए भी माओवादी से लड़ाई हुई थी। हमने तिरंगा झंडा ऐसा डाल रखा था, वो लेके आए, बोले कि काला झंडा को आप डालो। तो हम बोले काला झंडा क्यों नहीं, हम तिरंगा झंडा का। तो वो वाली बात जब मेरे को थाने में अंकित गर्ग ने बहुत गंदे गाली दे दे के इस झंडे के लिए मेरे को बहुत टॉर्चर किया था, और जो मेरे को अच्छी तरह याद है। बड़ी बड़ी बात करती हो, तुम उस लायक नहीं हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम माओवादी से लड़ने की बात करती हो, बोल के मेरे को मारपीट किए थे उसे। तो वो झंडा लाए तो हमने यही बोला कि ये झंडा फहरा, उसको हटाओ बोले। तो हम बोले नहीं हटाएंगे, हम तिरंगा झंडा ही इस बाती में हो। फिर वो माओवादी थोड़ा आगे गया, फिर आया, इस तरह से आया हुआ। उसके बाद बोले, मैं फिर उसमें भी एक सवाल खड़ा किया थी। तो उस समय ये बोली थी कि आप लोग ये बताइए, ये झंडे को आप हटाने के लिए बोले, आप लोगों को किसको सबसे ज़्यादा मानते हो अगर इसमें, तो भगत सिंह को। यही बोले उन्होंने, भगत सिंह, चंद्रशेखर। तो फिर ये झंडा तो उन्हीं की यादों के लिए फहराया जाता है। तो फिर आप उनको मानते हो तो फिर झंडा को क्यों हटाने से बात कर रहे हो? अगर इतने आप भगत सिंह को करते हो तो फिर इसको झंडे को नहीं हटाना चाहिए। तो आप काला झंडा जबरदस्ती कर रहे हो गया। आखिर ये भारत का झंडा है ना, ये तिरंगा झंडा है, इस झंडा के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दिया है, तो उसके तहत फहराया जाता है। तो मैं कैसे मानूँ कि आप लोग उनको मानते? तो मेरा वो झंडा भी बच गया। बाकी जगह में तो काले झंडे हैं, लेकिन उसमें भी मेरे को
जब अंकित गर्ग ने जब मेरे को टॉर्चर किया इस बात को लेके, ऐसा गंदा गाली, बहुत गाली दिया तो, और औकात नहीं है इसकी करके, ये सब बोले थे। उस झंडे के लिए मैं गाली सुनी थी कि ये क्या तू बात करती है, बड़ा बड़ा बात बताती है कि मैं झंडा तिरंगा पहराई हूँ और काला झंडा पहराने ने, तो सच तो है सर। उस समय का आप रिकॉर्ड देखिए, काला झंडा बहुत जगह पहरा, मेरे घर आश्रम में तिरंगा पहरा, आप उसको भी देखिए। ज़्यादा बोलती है, ये करती है। एक तो अंकित गर्ग तो बहुत खतरनाक एसपी था। इस तरह से तो यही मेरे अंदर में मुझे जो लगता है, एक शक के दायरे में आने के बाद तो मेरे ऊपर केस बनता गया कि उनको लगा होगा कि ये नक्सल से बहुत खास उनके साथ संपर्क में है, लेकिन ये नहीं पता कर पाए कि नक्सल के बीच में मेरी क्या बात हुई थी, आश्रम कैसा बचा था, क्या चीज़ें हुई थी। नहीं तो उसी से आश्रम बचना, और इस तरह से जो झंडा तिरंगा की बात जो कर रही हो, और जैसे अवधेश गौतम का जब हमला हुआ, सोसाइटी के लिए लड़ाई करना, वापस सोसाइटी जाए, तो शक में आ गई हूँ मैं। उसके बाद लास्ट में एसआर कांड में फंसा है। अभी तक हमारी जो बातचीत हुई है उससे मेरे को दो सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला तो मुझे ये बताइए कि एक ज़माने में ऐसा बताया जाता है कि जो एसआरपी, ये सारा जो मामला मुकदमा आपके ऊपर दर्ज किया गया, उस समय अगर मैं सही हूँ तो लगभग उस समय एसआरपी कल्लूरी यहाँ पे डीआईजी और उसके बाद फिर आईजी हुए, तो ये सारा उसी दौरान हुए। जबकि एसआरपी कल्लूरी का तो आपके घर आना जाना था, आपके पिताजी का पैर छूते थे, इतने अच्छे संबंध थे, उसके बाद आप कैसे कह सकती हैं कि अंकित गर्ग ने आपके साथ ऐसा किया, या कल्लूरी के रहते रहते इतने केस लग गए आपके ऊपर? वही तो बड़ी बात है कि मेरे पिता इतना उनके साथ उठना बैठना सब करते थे, घर जाते थे, सब हुआ, और उसके बाद भी मेरे ऊपर इतना क्यों ऐसा होना। और मेरे पिताजी का हमला हुआ है, मतलब हाँ, आपके पिताजी को भी पैर में गोली मारी थी। हाँ, पैर में गोली मारे नक्सलवादियों ने। नक्सलवाद ने तो गोली मारा, मेरे पापा को पूरा घर को बिखरा दिए, गोली मार दी। उसके बाद मेरा सितंबर मुझे अरेस्ट करे, मतलब अक्टूबर में किया, सितंबर तक तो भागा दौड़ी चलता रहा, तो मेरे को अरेस्ट है। तो पिताजी कई बार, क्योंकि मेरा कुछ सामान समेली से, उस सामान को मेरे पिता ने पालनार में रखवाया, और बार बार मेरे पिता कल्लूरी के पास बोलते थे मेरी लड़की ऐसा नहीं कर सकती, ये क्यों उन पर इतना शक कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, ऐसा कर। फिर उसके बाद फिर मेरे पति को भी तो शक के बुनियाद पे तो उनको भी मतलब अरेस्ट कर चुके थे ना 2010 में। तो ये जो अवधेश गौतम के केस के बाद कल्लूरी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगा। तो मैं आती थी जाती थी, सब खुलेआम घूमती थी, और मैं ये बोलती थी मैंने क्या किया, मैं तो अधीक्षिका हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ऐसा थोड़ी ना कुछ करें। तो इस तरह मैं सब तरह चलना फिरना, उस केसों में अरेस्ट कर नहीं पाए, लेकिन एसआर जो पैसा का लेन देन का जो ऐसा मामला बना के उसमें किए। अब उसे बीके लाला को मैं जानती भी नहीं थी, पुलिस वाले ही तो मान करने मेरे को मतलब मिलना जुलना, पुलिस वाले मेरे को मिलते थे। वो जो वारंट है ना, वो वारंट सच था नहीं था मुझे नहीं पता, पर वारंट दिखा के मुझे डराते थे, तुम्हारे पति को जेल ले गए, तुमको भी जेल ले जाए। देखो मैडम, इस वारंट को खत्म करने के लिए हमारे लिए कुछ काम कर दो। मैं बोली क्या काम करूंगी आप लोग के लिए, तो अब हमारा आपका केस पूरा खत्म हो जाए। अब तो बहुत आगे निकल गए, अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम कितना पुलिस बेवकूफ़ बनाती है। तो वारंट के उस पर बोले एक काम है आपको करना, क्या? तो बोले एक एसआर कंपनी है, बीके लाला ठेकेदार है, इनसे आप पैसा लेके हमको दोगे। ये प्लानिंग तो पुलिस वाले बनाए, वो तो मेरा उस पर भी है, सुप्रीम कोर्ट का जब हुआ उसमें भी एक वीडियो मतलब रिकॉर्ड उसमें भी है कि मानकर और ये बसंत और यही लोग, मतलब ज़्यादातर 2-4 लोग थे, ये पाल, ये कुछ पुलिस वाले, ये नहीं लोग मेरे को इस तरह करे। मेरे घर भी पुलिस वाले आते थे, बैठते थे, एक ही बात बोलते थे, देखो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको जेल ना जाना पड़े, आपको पर अभी 4 वारंट लगा है। क्यों लगेगा, इस वारंट से मेरा क्या लेना देना? नहीं, या तो फिर अंदर वाले कहाँ मीटिंग करते हैं, कहाँ क्या करते हैं, कहाँ उनका मीटिंग चल रहा है, वो बताओ, कुछ ना कुछ एक काम कर दो, कुछ नहीं। बहुत परेशान कर, मैं कितना जेली हूँ पुलिस की इस परेशानियों से। लास्ट में मेरे को बोले, तो हमने बोले वो ठीक है ऐसा कर, खत्म हो जाएगा। बोले मैं तो बीके लाला को जानती ही नहीं हूँ, तो उन्होंने खुद बीके लाला को मतलब हम तक का वो करने के लिए खुद ही फ़ोन करे, खुद मेरे तक भेजने को। उस दिन तो मैं थी भी नहीं, मेरे पिताजी के हमला होने का आवेदन देने के लिए मैं दुबे वकील के पास आई थी। ये बात तो दुबे वकील के यहाँ तो जज में भी कहा, जिस घटना को दिखा रहे हैं सोनी सोड़ी के ऊपर, उस दिन तो अपने पिताजी का घटना का वो मतलब आवेदन के लिए मेरे पास आई थी, और उसके बाद गए। उसके बाद मैं जब बाजार पहुंची तब तक कोई बीके लाला वगैरह कुछ नहीं। हाँ मैं कर दूंगी जरूर बोली, पर मैंने किया नहीं।
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बीके लाला तो निकल चुका था। उसके बाद मेरे पिताजी 2 शादी किए थे, तो मेरी नानी के डेथ हुए, उस डेथ के घर में पुलपाड़ भी चले गए थे। तो इस तरह से जो जाल बिछाने वाला पुलिस और फंसाने की कोशिश किया पुलिस, लेकिन सच सच होता है ना, अंत में सच तो इतने लंबे समय के बाद आ ही गया। ये पुलिस का ये पूरा जाल था, इसमें हमारा कोई वो नहीं था, ना बीके लाला से मतलब था, ना एसआर से मतलब था, मेरा किसी से कोई लेना, मैं जानती भी नहीं। मैं टीचर की नौकरी करते तो इस कंपनी से मेरा क्या लेना देना। बात का तकलीफ है ना कि पिताजी को पराठे को इतना बड़ा आईजी के साथ मेरे पिताजी का बैठना उठना, वहाँ जाते थे, जामुन खाते थे, चाय पीते थे, बाबा बाबा बोल को इतना कैलोरी उनको करते थे, और मेरे बाबा भी करते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जब मेरे पापा के मतलब बाबा के ऊपर अटैक होने के बाद फिर कैलोरी कहाँ चला गया, क्यों मेरे पिताजी के साथ। फिर आने के बाद मेरे कैलोरी से भी लड़ाई हुई है, ऐसा नहीं कि आप ये बताइए मेरे पिताजी को आपके वजह से तो जेल गए, सॉरी मतलब गांव वाले को जेल भेजने से माओवादी ने शक के निगाह पे किए। तो आपने क्या किया मेरे बाबा के लिए, सरकार से क्यों नहीं लड़े। उनका जमीन पूरी जमीन को नक्सली ने अपने अंडर में ले लिए, और आज मेरे पिताजी के पास ना दाने को खाना, चावल नहीं, कुछ नहीं, दारू बना के वो लोग अभी चावल खरीद के खाना पड़ा, ये सब चीज़ें। तो आप बहुत कुछ योजना के तहत मेरे पिताजी को लाभ दिला सकते थे, आपने कुछ किया, सरकार ने कुछ किया, क्यों नहीं किए। मेरा ये लड़ते, मैं आने के बाद मेरी कैलोरी से लड़ाई हुई, उसके बाद आप कुछ नहीं दे सके ना, लेकिन हम हमारे पिताजी के लिए हम लड़ेंगे। फिर सबसे पहले आने के बाद कुछ समय के बाद मैं माओवादी के ढूंढने निकली। माओवादी को बहुत लंबे समय तक ढूंढा मैंने, मतलब काफ़ी दिन लग गए, महीने लग गए। उसके बाद मैं माओवादी को पास पहुंची। अब हम क्या करते, सरकार मेरा नौकरी छीन ली, सब कुछ इधर खत्म कर दी। मैं यही पूछने वाला था कि अब तो आपके सारे मुकदमों से आप बरी हो गई हैं, अब तो कोई मुकदमा बाकी नहीं है, नहीं। तो उसके बाद आपको नौकरी पे क्यों नहीं फिर रख रहे। नहीं, वही है ना कि देखो सरकार मतलब मेरे पिताजी वाला में मैं यही बोल के पहला तो माओवादी पर, फिर सरकार से भी। अब दोनों में अंतर है। देखिए मेरा नौकरी सरकार ने छीन के आज तक नहीं दिया, माओवादी ने मेरे पिता की पूरी जमीन को अपनी कस्टडी में लिया था। मेरे बाबा खेती ही नहीं कर पा रहे थे उन 2-3 सालों में, नहीं कर पा रहे थे, कैसे करते, झंडे गड़ गए थे, उनको एक अल्टीमेटम दिया गया था, और बेचारे इतना रस्त भरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरे पूरे भाई लोग बिखर गए थे। फिर मैं माओवादी को ढूंढने में कई दिनों लगे, कई महीने लगे, फिर मिल गए। मिलने के बाद उस समय देवा भी था और भी कुछ माओवादी, ये देवा से भी मिली तो थे। तो मैं उस समय विनोद दादा भी था, और भी माओवादी के और कुछ नाम तो नहीं बता पाऊँ, तेलंगाना बॉर्डर के लीडर भी थे, सब थे। तो उस समय मैं फिर मिली, मिलने के बाद पूछी, बोली आप लोग ये बताएं, आपके नाम से मैं जेल चले गई, मेरे को जेल होता है, इतना जेल जाने से पहले इतना सारा मुझ पे इतना ही दिया गया, बलात्कार जैसे चीज़ों को सहना पड़ा, मेरे शरीर को पूरा तोड़ दिया गया, मैं जेल जाती हूँ नक्सल समर्थक के दब्बे पे, और एक तरफ आप लोग मेरे बाबा के ऊपर मतलब इतना बड़ा ठेक कर दिया, उनके टांग तोड़ दिया, और आज घायल अवस्था में पल तड़प तड़प के ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिए। और तो दूसरी बात, और ज़मीनों को भी आपको किए। तो ये बताइए हम जिए तो कैसे जिए। एक तरफ सरकार मेरी नौकरी छीन गई, आप लोग ज़मीन ले लियो, हम कैसे जिए, कहाँ जाएं, क्या करें, आप लोग बताइए। मैं आपके पास आई हूँ, बहुत मेरे साथ उनके साथ ऐसी विचारों पे हमारी 22-40 सब कुछ कल। तो बोले उस मीटिंग में फिर मेरे को बोले कि बहुत देर तक 2-4 घंटा तक हमारा ऐसे चला। फिर उन्होंने बाद में अपना खुद चर्चा करने के बाद बोले अब आपके पिता को एक बार हमारे सामने लाओगे तो आपको ज़मीन वापस लौटाएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमारे 3 भाई थे, 3 भाई के बच्चे हैं, और मेरी माँ तो मेरे ही सदमे में वो गुजर गई, मेरी माता जी। तो उसके बाद मैं पिताजी को आके बोली, मेरे बाबा को, बाबा ज़मीन को छुड़वाना है तो हमको नक्शा के पास। अब पिताजी भड़क गए, नहीं मैं किसी भी कीमत पे नहीं जाऊँगा, मैं उनके सामने झुकूंगा ही नहीं, क्यों मेरे को मारे, मैंने इतना बड़ा क्या गुनाह किया, इस सच्चे मेरे को जान से मार देते। अब हर पल मर मर की ज़िंदगी जीने के लिए मेरे को किसी हाल में क्यों छोड़े, मेरे को जाना ही नहीं है। तो फिर मैं पिताजी को बहुत समझाया, नहीं पिताजी अगर ज़मीन नहीं मिलेगा, आज आपकी बेटी का भी नौकरी नहीं है, आपका मतलब अभी दामाद भी नहीं है, वो भी ख़त्म, उनको भी बहुत जेल में टॉर्चर करके उनको सांप की तरह रेंगने की स्थिति में ला के उनकी मौत के घाट उतरवा दिया ना मेरे पति को। तो मैं सब पिताजी को बोले कि अगर ज़मीन मिल जाएगी तो ज़मीन से हम कमाएंगे ना, कुछ 2 पैसा हमको मिलेगा, फिर आपका जीवन कैसा होगा, फिर आपके और भी बेटियाँ लोग हैं। ऐसा कर कर पिताजी, मेरे पिताजी को मनाने में, तो उनको मनाने में भी मेरे को बहुत टाइम लगा। फिर पिताजी बड़े मुश्किल से मानने के बाद फिर एक दिन माओवादी को हम संदेश भेजे, माओवादी ने फिर उस जगह पे हमको एक जगह बताया, फिर वहाँ पिताजी को लेके माओवादी से मिलने गए। अब हमारे पिताजी की भी जिद, इसके आगे नहीं चलूँगा, उनको इधर बुलाओ,
अब माओवादी के पास जाके बोली कि नहीं मेरे बाबा इधर नहीं आ पा रहे, आप लोग चलो। नहीं, उनको इधर आना पड़ेगा। अब उन दोनों के बीच की लड़ाई। तो पिताजी बोलते हैं उधर कहाँ जाऊंगा, मेरा पैर में पूरा वही लोग तो गोली मारे हैं, पैरों में वो कांटा गड़ रहा है, इस रास्ता साफ नहीं है। और फिर में 2-3 भाई लोग थे, उसमें लिंगा भी था, तो रास्ता को साफ कर रहे हैं। पिताजी चलो ना रास्ता को थोड़ा सा उसको काटवाते साफ कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं गड़ेगा। ऐसे कर कर कुछ दूरी तक ले गए, आप तो चलूंगा ही नहीं बोले, जिद में अड़ गए, बैठ गए। फिर मैं माओवादी के पास में, तो माओवादी कहने लगे नहीं यहाँ तक लाना ही पड़ेगा। आप लोग उनका तो एक पैर तोड़ दिए, अब चलते चलते थक गए, आप लोग कह रहे हो इधर तक लाओ, क्या करके लाऊं, उधर वो भी दर्द से परेशान है और आप लोग भी ये कर रहे हो, मैं क्या करूं। अब बताओ इतना परेशान करने से कैसे होगा, आप 2 कदम आगे बढ़ी है ना, मतलब बहुत हुआ। तो वो फिर आगे 2 कदम बढ़ के पिताजी, फिर वो भी बढ़े, फिर पिताजी भी थोड़ा आगे गए। उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई, जन अदालत हुआ। फिर जन अदालत में फिर उन्होंने सब बात को रखे, मतलब वो तो नहीं बताए कि आपको किस किस कारण से वो किए, वो नहीं बताया। ठीक है, जो हो गया हो गया, अब आपका ज़मीन वापस आपको दिलाया जाता है। और आपको जिस तरह का जमींदार है पैसा ज़मीनों को लूटा या और लोगों को आपने मतलब मुखबिरी करके जेल भेजा, बहुत सारे आरोप है इसमें। फिर भी आपकी बेटी ने आके इतना बड़ा बात बोली, हमारे वजह से हमारे नक्सल का दब्बा, समर्थक होने का दब्बा बोल के उसको जेल में डाल दिया गया। तो आपकी बेटी ने ये पहल किया, इसलिए आपकी ज़मीन हम आपको लौटा रहे हैं। अब आपकी ज़मीन को बढ़िया जोताई करो, वो सब करो और अपना खेती बाड़ी करो। अपनी बेटी बहुत मतलब अच्छी है, ये सब उन्होंने बोला और उसके बाद दे दिया ज़मीन। ज़मीन देने के बाद फिर एक बात आई, कोई ट्रैक्टर देने को तैयार नहीं हमारे 3 साल तक ज़मीन में। तो फिर ट्रैक्टर कोई नहीं, क्योंकि माओवादी आके जला देंगे। फिर हमको दंतेवाड़ा से ट्रैक्टर ले जाना पड़ा। फिर दंतेवाड़ा से ट्रैक्टर ले जाने के बाद फिर वो ट्रैक्टर वालों को बोले अगर हमारे पास ये पैसे भी नहीं थे, लेकिन एक अंदर का एक विश्वास और ताकत, मतलब एक सोच की ताकत। सब बोले हम ट्रैक्टर से अगर जला देंगे माओवादी तो दूसरा ट्रैक्टर दे देंगे। एक करके फिर ट्रैक्टर ले गए जो थे। उस साल मुझे अच्छी तरह याद है, जो इतने धान हुए, 3 लाख के आसपास हम लोगों ने 3 लाख के ऊपर ही बेचे। पिताजी भी बड़ा खुश, कोई बेटा लोग इस तरह से। मैं तो जमीन तो छुड़ गई माओवादी से, लेकिन आज तक मेरा नौकरी मुझे वापस नहीं है। दोनों में कितने अंतर है। माओवादी से लड़ लिए विचारों से और हम ज़मीन भी छुड़वा लिए, हमारे पिताजी को जगह भी दिलाए, मेरे भाई लोगों का वो गांव भी मिला, सब कुछ मिला माओवादी से। लेकिन सरकार आज तक मेरी नौकरी। तो अभी क्या आपको कोई आपने उसके लिए कहीं कोर्ट की शरण ली है? कोर्ट का भी शरण नहीं लिया, लेकिन मेरा बीओ ऑफिस में तो यही बोला गया है कि जांच चल रही, अभी भी जांच वाली बात कहते हैं। लेकिन हम भी उसके बाद फिर जब भूपेश कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो मैंने पूरी जजमेंट ले जाके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैंने दे दिया और कहा अब तो पूरी केस में बरी होके आई हूँ, अब मेरे को आप दे दीजिए, मेरा नौकरी वापस दो, ताकि इस तरह के जो मुझ पे इतने सारे हमेशा इल्ज़ाम लगता रहता है नक्सल समर्थक होने का। और ये अगर जब तक मेरे को ये सब चीज़ें नौकरी नहीं देंगे तो मैं करूँगी क्या, मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा, मैं कैसे चलूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे को नौकरी में वापस जाना चाहती हूँ। और ये जो मैदान की लड़ाई को भी एक बार के लिए मैं उससे हट के मैं खुद, अगर मैं सरकार की रोटी मतलब तोड़ूंगी तो मैं सरकार का वो चीज़ तो करनी पड़ेगी ना। तो मुझे नौकरी वापस। उन्होंने बोला हाँ ठीक है बहन, आपको मिल जाएगी नौकरी, बोले उन्होंने भी नहीं दिया। और अभी ये इस सरकार के आगे अभी नहीं गए, क्यों मैं बोलूँ, अभी मतलब भाजपा सरकार के आगे इस तरह का कोई भी मंत्री, कोई भी नेता से अभी पहल नहीं हुआ। जब पहल करूँगी हो सके, मैं तो बहुत जल्द कोशिश भी कर रही हूँ कि विष्णुदेव शाह के उनके टेबल पे जाऊँ और बात रखूँ कि मेरी नौकरी वापस मुझे मिलेगी या नहीं। क्योंकि आपकी सरकार के समय इतना कुछ हुआ और मतलब जो भी मेरे साथ इतना ही हुआ, सब कुछ हुआ और आपकी सरकार के समय जेल गए। अब आप मुझे अब वो चीज़ इंसाफ दोगे या नहीं मेरी नौकरी पर। तो बहुत जल्द विष्णुदेव शाह के यहाँ मैंने जाने का सोचा है मेरी नौकरी को लेके। लेकिन आपको एक और तो आपको माओवादियों का समर्थक कहा जाता है, और पिछली जो सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, आप बता रही हैं कि आप भूपेश बघेल से व्यक्तिगत रूप से मिली। हमको मालूम है कि जो उस समय मंत्री थे सुकमा के विधायक कवासी लखमा, वो आपके घर आकर के बैठे थे। चर्चा यहाँ तक हुई कि आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देने वाली है चुनाव में, लेकिन उन्होंने जिस सरकार से इतनी नज़दीकी थी उन्होंने भी तो नहीं दी नौकरी। तो इस सरकार से उम्मीद करने का क्या मतलब है?
नहीं, उम्मीद तो नहीं करूंगी, लेकिन इस सरकार के पास जाके अपनी बात रखना है। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा इतना विश्वास पे नहीं है, पर फिर भी मेरा देखना है दोनों सरकार का ही क्या है। लेकिन मुझ पर आरोप तो लगता है ना, जैसे कांग्रेस सरकार में इतनी बड़ी आरोप लगे, उस समय ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी, ये सब बातों पे मुद्दे पे सिलगेर का जो हुआ था वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हुआ ना। कांग्रेस गवर्नमेंट के समय ही जैसे दिन दाड़े गोली चला के मार दिया गया, ये सब किया गया, उनको भी एक प्रकार की हत्या ही हुई है। तो कई आंदोलन चलता है, लेकिन लखमा जी मेरे घर भी आते थे और मैं उनके साथ बहुत ही करीब थी। उसके बाद भी अगर इतने ही मेरे को कांग्रेस सरकार अगर सपोर्ट करती तो मेरे को नौकरी तो दे सकती थी, लेकिन नौकरी ने नहीं दिया। उसने भी एक आरोप तो मुझ पे लगता ही है कि आज भाजपा में भी, अब भाजपा सरकार तो बोलेगी, उस समय सोनी छोड़ी कुछ नहीं बोली, कांग्रेस गवर्नमेंट का भी बोलेगी तो इसके समय कुछ नहीं बोले। तो मेरा ये कहना है कि मेरे बोलने से या ना बोलने से क्या होता है, हम तो उस सरकार में भी बोलने की कोशिश किए और ये बस इतना है। मैं इस बात को स्पष्ट करने में पीछे नहीं रहूँगी। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं कि आदिवासी की हत्याएँ नहीं करते, सलवा जुर्म हुआ, अभी वो भी हत्या किए, लेकिन कहीं ना कहीं पिछला 5 साल का जो सरकार में कहीं ना कहीं ये जो अब जो इतने थागातों में जो हो रहा है, सीधा सीधा अमित शाह जो कह रहे हैं ना कि हम सीधा 2026 में माओवादी खत्म कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, ये जो जुबान, ये तो गलती है ना। तो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हुआ, पर उतना नहीं अब जितना भाजपा सरकार में जो हो रही है। तो इसलिए आज लिंक काट के मारना कहाँ तक सही, बच्चों पर गोली लग जा रही है और इस तरह से, ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस सरकार ने वो भी किया, लेकिन उस मात्रा में तो ये ज़्यादा है और वो कम है, बस फर्क इतनी है। पर दोनों सरकार जो अभी तक की हम लोग की जो बातचीत हुई है उसमें मेरे को 2 सवाल मेरे मन में उभर रहे हैं, और अभी अभी आपने सिलगेर का जिक्र किया। आप कह रही हैं कि आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया, आपने कांग्रेस कभी ज्वाइन नहीं की, तो इसका क्या एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि अब आप किसी भविष्य में किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ेंगी? नहीं, ऐसा मुझे लगेगा बस्तर को लेके। मैं बस्तर के लिए पार्टी छोड़ा और स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए मैं अपने आप को जगह बना के चल रही थी। लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है, इस तरह चीज़ हो गई, और मुझे लगेगा बस्तर के लिए कि मैं अगर राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन करके कोई जगह बना के शायद मैं आज इतना नहीं कर पाए तो वहाँ जाके शायद मैं इतना कर पाऊँ। ये अंदर मेरे अंदर विश्वास आया और मुझे लगा इतने तमाम चीज़ तो हो सकता है मैं पॉलिटिकल में ज्वाइन कर सकते कोई पार्टी में। देखिए, मैं किस पार्टी में जाऊंगी ये मैं नहीं बता सकते अभी। नहीं, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि जैसा आपने कहा कि आपने एक बार प्रयत्न किया कि आप किसी राजनीतिक दल से जुड़ करके और कुछ जो भी बदलाव आप लाना चाहते हैं वो ले आएँ, लेकिन अंत में ये हुआ कि उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बस्तर के अंदर ये बात सिलगेर से ही निकल के आ रही है कि बस्तर के अंदर लगातार ये हो रहा है कि लोग अब राजनीतिक दलों से एक तरह की दूरी बनाने लगे हैं। जैसे बस्तर में सिलगेर में वो एक मंच बना था, उसका क्या नाम दिया था, मूल निवासी बचाओ मंच, जिसको अभी शायद सरकार ने बैन कर दिया है। इसी तरह सर्व आदिवासी समाज और इस तरह के तमाम संगठन बन रहे हैं। हाल ही में अगर आपको ध्यान होगा तो 14 अक्टूबर के दिन ही शायद बस्तर में पत्थलगड़ी की घटनाएं भी हुई हैं 1-2 जगहों पे। तो ये क्या लग रहा है कि लोग धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों से उनका विश्वास हटता चला जा रहा है, और वो लोग जो है वो अब सामाजिक स्तर पर या समाज से उसकर क्षेत्रीय कुछ संगठन बन रहे हैं, और धीरे धीरे जो राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर से उनका भरोसा उठ रहा है? देखिए, ये जो भरोसा जो हम जमीन स्तर पे जो लड़ रहे हैं ना, चाहे मूलवासी बचाओ मंच की बात बोले बैन लगा दिया, सर्वादिवासी समाज, छोटे छोटे और संगठन हैं, इस बीच में जो लड़ाई कर रहे हैं, तो मेरे को ये नहीं लगता भरोसा नहीं, डर हो रहा है। कई लोग अब जैसा होता है ना कि किसी ना किसी पार्टी में जुड़ जाएं, वो कर ले तो हमारा बचाव होगा, जैसे जन सुरक्षा अधिनियम, यूएपीए धारा, एनआई और जो देशद्रोही, ये सारा चीज़ें ना हो। जेल कोई नहीं जाना चाहता और मरना नहीं चाहते बस्तर में। इस डर से भी कई लोग संगठनों में रह के भी पॉलिटिकल जो ज्वाइन करके, पार्टियों को ज्वाइन करके उस उधर से अपने आप को सुरक्षित करने का भी एक वो चीज़ चल रहा है, ऐसा है। और उसके बाद जो लोग डटे हैं तो जेल जा रहे हैं, और जो डटा है तो उसका नक्सल का दब्बा, नक्सल का मतलब समर्थक का दब्बा लेके जी रहे। जैसे आज मैं हूँ, मैं मान रही हूँ कि राजनीतिक पार्टी को मैंने छोड़ के मेरा एक सपना था बस्तर में पूरी आदिवासी कम्युनिटी को, आदिवासी हमारे जो बस्तरवासी, मेरा कभी जाति से कोई है, मेरा पूरा बस्तर के लोग कि एकजुट हो जाए, वो बस्तर
मतलब फिर से आए, जो बस्तर में पहले जैसा जीते थे वैसे मेरा एक सपना था। लेकिन उस सपने में मुझे अगर मेरा व्यक्तिगत बोले कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा, पर मेरे प्रयास हमेशा है। तो अब मुझे अगर लगा कि इसमें मैदानी जंग में हम कुछ एकजुट नहीं कर पाए और कुछ उन लोगों के लिए भी नहीं लड़ पाए, उनके केसों के लिए कुछ नहीं कर पाए, अगर मैं सत्ते पे जाऊं तो उसमें अगर मैं कर सकती हूँ, वो विश्वास होता है तो कोई ना कोई पार्टी में जरूर जाऊंगी। लेकिन अपने लिए नहीं, बस्तर के लिए, बस्तर वासियों के लिए और बस्तरों के लिए जाऊंगी, अपने लिए नहीं। तो बस्तर में अभी जो कुछ भी चल रहा है, मतलब मैं सिर्फ एक जो माहौल है, जिस तरीके का इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, फोर्स की जो संख्या है वो मेरे को लगता है कि अपने पीक पे है, मतलब कोई गिनती नहीं है। लगभग आप अंदरूनी इलाकों में जाएंगे तो हर एक 5 किलोमीटर पे आपको सीआरपीएफ का कैंप दिख जाता है। तो ये जो चल रहा है, ये क्यों हो रहा है? मतलब ये इतने फोर्स के जमावड़े की, और इतना माने जो गांव के लोग हैं, बस्तर के जो लोग हैं, वो एक तरह से सीधे सीधे कई बार ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि शासन प्रशासन से टकराव में आमने सामने दिख रहे हैं। ये इसके पीछे क्या है, वजहें क्या है? देखिए, इस लड़ाई का तो मेरे को, अगर मेरे से आप पूछ रहे हैं तो मेरे को सीधा सीधा ये लगता है कि इतना कैंप, इतना फोर्स क्यों बढ़ाया जा रहा है। मतलब एक बात तो है कि नक्सल से निपटने के लिए, नक्सल से निपटना है तो नक्सल से निपटना चाहिए ना, लेकिन ये उसके पीछे मेरे को कुछ और दिखता है। ये नक्सल की लड़ाई नहीं है, ये आदिवासी की लड़ाई है, आदिवासी की जल जंगल जमीन की लड़ाई। जैसे उदाहरण में दे रही हूँ, अभी जो बीजापुर जिला है, जो गंगालूर क्षेत्र में, जिसमें उसमें मतलब आगे गमपुर भी है, इंड्री भी है, और उधर जैसा थोड़का है, करचोली है, पिड़िया है और वेचापाल, मतलब उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र में अभी इन 1 सालों में इतनी कैंप क्यों लगा उस जंग का? है तो बेलाडीला पहाड़ी, जैसे पिछले बार कई साल 2018 में नंदराज पहाड़ के लिए लड़ाई हुई थी, अडानी ने उसको लेना चाहा, कांग्रेस गवर्नमेंट समय जो फर्जी गरम सभा तो उसको रद्द किया गया, लेकिन वो तो छुटा नहीं, वो तो लड़ ही रहे ना। तो इतनी फोर्स किसके लिए? तो माओवादी को खात्मा करना या माओवादी को पकड़ना या माओवादी से लड़ना, तो मुझे नहीं लगता है वो आदिवासी को खात्मा करना। मैंने इसलिए ये बातें कह रहे, पिड़िया में 12 लोग को क्यों मारे, करचोली में 14 लोग को क्यों मारे, थोड़का में 6 लोगों को क्यों मारे, और गमपुर में जो इंड्री में 30 लोगों को मारे। मानती हूँ वहाँ ड्रेस के मतलब माओवादी उसमें रहे हैं, लेकिन वो ड्रेस के पीछे में जो बंदूक पकड़े थे वो भी तो हमारे स्थानीय मतलब यहाँ के युवा युवती हैं, तो वो क्यों पकड़े थे, क्या है? तो हमको ये कहीं से भी, चाहे माओवादी की तरफ से हमारे आदिवासी ज्वाइन करके बंदूक लेके लड़ रहे हैं, चाहे इधर से लड़, लेकिन ये लड़ाई है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ, अब मैं आपको इसका सबूत भी दे देती हूँ। ये जो है, जो मैंने गांव लिखा है, करचोली, पड़िया, पूरा ये 18 गांव नहीं है, और भी गांव हैं, और भी है, लेकिन इसका अंदाजा में मैं इतना कर, लेकिन इस बीच में 12 कैंप लगा है। ये 12 कैंप, तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये 18 गांवों के नाम है, और दूसरी तरफ कैंप का नाम है, तो 18 गांवों में 12 कैंप। जैसे मुदवेंडी में 6 महीने की बच्ची को मार दिया गया, पिड़िया भी इसी जगह में आता है, करचोली भी आता है, थोड़का भी थोड़का में तो लिंग काट के मारे हैं। वो मैं ऐसे बोल रहे हैं तो ये नहीं है कि सोनी सोनी कुछ भी बोले इसका मानाने का दावा करे, मैं नहीं, इसका परिवार, उसकी पत्नी मेरे को रो रो के बोली गोंडी में, नानो ना तो ना जीवतिन कोई तोर, ऐसा बोल के मैं सीधा बोली हूँ। तो मेरा ये कहना, इतना 12 कैंप क्यों? और उसके अलावा भी अभी मैं इस पर ये शक नहीं होगा तो क्या, ये जैसे हमने एक वो बनाया था, ये पूरा तोड़का भी है, इसी में करचोली भी है, पिड़िया भी है, ये पूरा कैंप है, और ये बैलाडीला पहाड़ है, ये बैलाडीला पहाड़ है। तो ये लड़ाई माओवादी की है, माओवादी को आत्मा करने की, माओवादी को पकड़ने की, माओवादी का नहीं, ये लड़ाई आदिवासी को आत्मा करने का है, जो मेरा एकदम से है। मैं इसलिए ये बातें कह रही हूँ। अब इस जगह, इस गांव में क्या हो रहा है, इस गांव में अभी वर्तमान में पूरा कभी 10, कभी 20, कभी 15 सरेंडर कर रहे हैं इसी गांव के लोगों को। और ये गांव वाले मुझे ये बोल के फ़ोन कर रहे हैं, सोनी दीदी एक दिन आप आओ, 2-3 दिन इस गांव में रुको। क्यों? अरे ये कैंप लगा है ना, हम लोग को जीने नहीं दे रहे हैं, हमको निकलने नहीं दे रहे हैं, हमको जंगलों में जाने नहीं दे रहे हैं, तेंदु पत्ता तोड़ने नहीं दे रहे हैं, आम काटने के लिए आम को काटने नहीं दे रहे हैं। हमारा पर कैसे रोजी रोटी चलेगा, हमारा पेट कैसे भरेगा, हमको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो हम चाहते हैं सोनी दीदी कि रोज का 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग ऐसा सरेंडर करने से बजाय हम पूरे क्षेत्र के लोग, चाहे 15,000 हो, 20,000 हो, ये सारे लोग एक साथ हम सरेंडर ही कर लें।
क्यों करोगे सरेंडर, तुम माओवादी ही नहीं हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोले क्या करेंगे दीदी, जिंदा रहना है। अगर ये बोल रहे हैं फोर्स, या तो फिर तुम लोग सरेंडर नहीं करोगे तो जेल जाओगे या मारे जाओगे या बलात्कार किया जाएगा या मुखबिरी बनो या फिर सरेंडर करो, ऐसा बोल के हमको बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम सरेंडर नहीं कर सकते, मुखबिरी नहीं बन सकते, महिला बलात्कार जैसी चीज़ों को छेड़छाड़ को नहीं सह सकती, हम मरना नहीं चाहते, जेल भी नहीं जाना चाहते, तो क्या करें, हम सरेंडर ही कर लेते हैं तो हम जिंदा रहेंगे, ये वहाँ के लोग बोल। लेकिन मुझे इस बात पे ये लग रहा है, चलो वो लोग तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने जीवन को, अपना ज़िंदगी जीने के लिए सरेंडर कर लें। आप लोग के सामने में एकदम कटु सत्य बता रहे हैं, कर लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इस पहाड़ों, ये तो पूरा पहाड़ के लिए ये कैंप लगाए और ये लोग अगर 15-20 वहाँ के आदिवासी 15-20 हज़ार आदिवासी सरेंडर कर लिए। और कल को अगर इसी बात पे बातचीत वाला बात भी आप सवाल जरूर करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उस पर जोड़ नहीं रही हूँ। तो मेरे को ये डर है, ये सरेंडर कर रहे हैं और बाद में सरेंडर करने के बाद इन पहाड़ों को बड़े बड़े कॉरपोरेट और कंपनियों को सौंपा जाएगा। सौंपने के बाद ये मेरे आदिवासी जो 20,000 30,000 सरेंडर मान को कर लिए, तो वो मेरे आदिवासी वो तो लड़ेंगे ही, जब भी पहाड़ खोदने की बात आएगी लड़ेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, जंगल काटेंगे, पेड़ काटेंगे, रास्तों को करेंगे, लड़ेंगे। लड़ते समय फिर फोर्स भी आएगा, फिर इनको फिर डंडा बरसाएगा, ये सब करेगा उनके ऊपर फिर से। उसके बाद कंपनी वाले लोग भी उनके साथ भिड़ जाएंगे, फोर्स के साथ कंपनी, कंपनी साथ फोर्स, उनकी ताकत हो रहेगी। मेरे आदिवासी के लिए वो ताकत नहीं है, ये जो फोर्स आएगा मेरे आदिवासी के लिए, कंपनियों के लिए। तो कंपनी वहाँ पर अपना कंपनी खोलने के लिए आ जाएंगे, तब मेरे लोग लड़ेंगे। तो उसके बाद कंपनी भी एक दिन सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाके क्या कहेगा, जज साहब, उनका जो वकील कह रहा, वो इतनी बड़ी कंपनी इतने लोग को, बेरोजगार को रोजगार, इतना वहाँ स्वास्थ्य दे रही है, पानी दे रही है, शिक्षा दे रही है, ये सब एक वहाँ के लोगों का ऐसा पहना ओढ़ा था, उनको इतनी अच्छी ज़िंदगी दे रही है, सब कुछ दे रही, लेकिन फिर भी वो लोग समझ नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो करने नहीं दे रहे हैं, ये देखिए। और ये बोले, फिर बोलेगे जज साहब ये लोग तो माओवादी, अब तो माओवादी खत्म है, माओवादी है ही नहीं है, बोलेंगे ये भी बात आने वाला, माओवादी है ही नहीं है, तो अब माओवादी का बात का नहीं। अब माओवादी पहले तो माओवादी थे, तो माओवादी केसों में अंदर कर दे रहे थे। शांति वार्ता की बात इस तरह हो रही है, माओवादी पूरे खत्म हो जाने की बात कर रहे हैं, तब ये बात कह रहे हैं, तब फिर बोलेंगे नहीं वहाँ पर माओवादी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों ने 25-30 हज़ार जो आदिवासी अपने आप को बोलते हैं ना, वो माओवादी की पूरी भावनाओं में माओवादी के सम्मिलित रहे हैं, वो खुद अपने आप को माओवादी करके सरेंडर किए, देखिए लिस्ट। इसलिए वही, इसीलिए उनको वो चीज़ उनके अंदर में रह गया। अब वो लड़ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या करा जाए। तो तब सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये 30,000 आदिवासी को जंगलों से निकालो और इनको दूसरी जगह इसका स्थापित कर दो, और ताकि कंपनियों के लिए जगह फ्री फंड खुल जाए। तो तब हम सब, आप सब वही बोलेंगे, अरे सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो उसके आगे हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह दिया। लेकिन सरकार इसका भी तैयारी कर रही है, ये सरेंडर का जो नीति वहाँ जो कर रही है, अधिक संख्या में सरेंडर करवा के एक दिन उनको माओवादी का ही तप्पा दिया जाएगा। वो जब भी लड़ने की कोशिश करेंगे तब उनको सुप्रीम कोर्ट से पूरे लोगों लेके केस करके उनको बेदखल किया जाएगा। ये होगा क्योंकि ये लड़ाई तो कंपनी को लिए है, पहाड़ों के लिए है, ये तो सीधा बात है ना। ये चीज़ मैं आपको उदाहरण दे के बता रही, ये होगा ऐसा आगे। तो आपने कहा कि जगह जगह कैंप खोले जा रहे हैं और कैंप के खुलने की वजह से ये होगा वो होगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कल हम पुअर्ती, जो अभी माओवादियों का जो सुप्रीम कमांडर, जो सबसे मोस्ट वांटेड नक्सली है, जो बताया जाता है कि उनकी बटालियन नंबर 1 का कमांडर है हिड़मा, कल हम उसके गांव गए थे। कुछ साल पहले तक तो ये बिल्कुल असंभव जैसा काम था, क्योंकि जो हिड़मा का गांव पुअर्ती वो मेन रोड से लगभग 10 किलोमीटर अंदर है, लेकिन वो मेन रोड ही सालों से बंद पड़ा था। अभी तो कैंप खुले, तो उसी का नतीजा है कि हम बीजापुर से आवापल्ली, बासागुड़ा और फिर जगरगुंडा, नकुलनाल, पारनार होते हुए हम सीधे दंतेवाड़ा तक आ जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक तो ये असंभव काम था कि आप एकदम आराम से पुअर्ती पहुंच जाए। दूसरा, जब कल हम गए वहाँ तो हमने देखा कि उसी गांव में, पुअर्ती में, ओवरहेड टैंक है। लोग कम से कम पीने के पानी के लिए तो अब परेशान नहीं हो रहे हैं, जो कई बार बस्तर के उसमें सुनाई आता है कि कई बार लोगों को पीने के पानी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। या पता चला कि हमको कि वहाँ राशन जो है वो अब एकदम नज़दीक में ही मिल जा रहा है, उनको पहले 30 किलोमीटर दूर जगरगुंडा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बेसिक परिवर्तन तो उनको मिल रहे हैं।
तो अभी मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि क्या आप हिडमा से कभी मिली हैं, जिसको अभी शांति वार्ता में की जब बात चल रही है तो एक तरफ तो शांति वार्ता की बात चल रही है और दूसरी तरफ एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि एक 10,000 की संख्या में सुरक्षा बलों ने एक पहाड़ी को घेर घेर के रखा है और उसमें हिडमा, ऐसा कहा जा रहा है कि हिडमा वहाँ हो सकता है। तो मैं दो सवाल आपसे ये है, पहला कि क्या आप हिडमा से कभी मिली हैं, और दूसरा कैंप जब हो रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा तो हो ही रहा है स्थानीय लोगों को। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि इरमा बहुत मोस्ट वांटेड, इरमा एक माओवादी है। आज आपका जो सवाल है, जो रास्ता बना, सड़क बना, आप बहुत सुकून महसूस किए हैं। अब आज लोग कल लेकिन तो क्या इस तरह का विकास करने के लिए क्या माओवादी बनना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो लोहा गांव में इतना सालों से कंपनी चल रही है, ये मतलब बेला ढीला, वहाँ कोई मोस्ट इरमा जैसा माओवादी नहीं है। तो वहाँ आज क्यों वहाँ का रास्ता नहीं बन पाया, क्यों वहाँ का रोड नहीं बन पाया, क्यों वहाँ पानी पीने को नहीं दिया जाए? जहरीला पानी पी के लोग मर रहे हैं। एक एक महिला 8-8 बच्चों को जन्म दे रही है, बच्चे बच नहीं रहे। उनके पास जीवन यापन के लिए कोई खेती करने का साधन नहीं, सिर्फ बांस को वो बेचते हैं, उससे चावल खरीदते हैं। तो वहाँ पर भी अगर लोहा गांव में भी इडमा जैसा कोई मोस्ट वांटेड माओवादी बने होते तो शायद वहाँ का गांव का भी एक विकास होता। मैं तो यही सोचूंगी, अब इडमा अगर मोस्ट वांटेड है, इडमा का नाम पे अगर वहाँ रोड बन रही है और इतना वहाँ पानी शुद्ध मिल रहा है, वहाँ के लोगों को शिक्षा मिल रही है और वहाँ के लोगों के लिए मतलब स्वास्थ्य मिल रही है, मूल अधिकार जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, तो मैं तो इडमा को धन्यवाद करूँगी कि ऐसा मोस्ट वांटेड इडमा की वजह से इतना कुछ हो रहा है। वो भले आज वो हिंसात्मक लड़ाई पे लड़ रहे हैं, तो उसमें मैं बंदूक की लड़ाई को कभी मैं नहीं मानूंगी। लेकिन अब मेरे को आपसे जो सवाल पे मेरे पास भी एक सवाल खड़ा होगा, क्या इसके लिए क्या लोहा गांव जैसे लोगों को ऐसा ही एक ज़िंदगी देने के लिए, रोड लेने के लिए, मूलभूत अधिकार देने के लिए, सुविधा देने के लिए, तो क्या माओवादी बनना पड़ेगा? तब जाके सरकार को याद आएगा कि ये रोड बनाना है, ये सब करना है। तो वो तो सीधा सीधा दिखता है कि रोड भले पिछला सरकार नहीं बनाया तो इस सरकार ने बनाया, जरूरी नहीं है कि खाली कैंप लगने से ही वो रोड बनेगा। तो कभी क्या उसके इस तरह का रोड बनाने के लिए, इस तरह करने के लिए हम तो कई बार आईजी को भी बोले, सुंदर राज के भी बोले, कई बार एसपीओ से मेरी बात होती थी, देखिए सर रोड नहीं बनने दे रहे हैं, ये नहीं बन दे रहे, ये सब बातें किया जाता है, तो हमको भी टेबल टू कभी बात कर लीजिए ना। हम लोग भी कहाँ पर विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है, हम भी खड़े हो जाएंगे। कई बार बोली हूँ कि इस तरह का विकास के लिए माओवादी भी नहीं रोक सकते, ये नहीं कह सकते, क्योंकि रोड बन रहा है तो रोड बनने देना होगा। लेकिन रोड से पहले वहाँ के गांव वाले क्या चाहते हैं, वहाँ की किस तरह से लोग किस टाइप के रोड बनाने, ये बातें के लिए हम करके उसका सलूशन निकालेंगे, रोड बनेगा। जरूरी नहीं इतना सहना लगा के रोड बनाने का, ये सब करना। उसके बाद उस रोड बनता है, रोड बनाने के बाद ठेकेदार को तो कभी गिरफ्तार नहीं करते हैं। बम ब्लास्ट होने से मेरे गाँव के लोगों को ब्लास्ट का मतलब गिरफ्तार करके जेलों में भेजा जाता है। और जो रोड बनाया जो ठेकेदार, वो कभी नहीं होगा। उससे पूछना चाहिए ना, जब रोड बनाते समय कितने बम यहाँ पर डाला गया और विस्फोट हुआ है, उसमें कितने जवान मारे गए, कितना आम नागरिक मारे, उसको कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो अपना रोड बनाते कितने कमीशन दे दिया होगा, उसको क्यों पूछेंगे, क्यों जेल जाएगा? लेकिन जाएगा जेल कौन? हमारे आदिवासी जो आम नागरिक है। ये है आप इडमा की जो आप बता रहे हैं, तो मैं तो सीधा बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है, इडमा मोस्ट वांटेड होने से अपने घर को मतलब गाँव को इतना बसेरा किया। लेकिन आप गए होंगे तो इडमा की माँ से नहीं मिले होंगे। इडमा की माँ अगर हाँ, हम कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन हिडमा की माँ, उसका भाई वहाँ कोई था नहीं। है ना, अगर इडमा अगर माओवादी, उसकी माँ कहाँ गई, उसके परिवार कहाँ गया? जब उसका नाम लेके उस गांव को इतना बड़ा बसेरा कर रही है सरकार, तो उनकी माँ, इडमा की माँ, जो कि इडमा माओवादी है, उसकी माँ तो नहीं है, परिवार तो नहीं। लेकिन हमको इस बात का पता चल चुका था कुछ साल 2 साल पहले जैसे कि इडमा की माँ को और उनके जो भाई को और उसकी भाभी को पुलिस बहुत परेशान कर रही है। हमारे पास खबर आई थी, हम बोले नहीं गए, नहीं घुस रहे। वहीं का विनोद है, वहीं का देवा है, वहीं का इडमा है, ये पूरा आदिवासी माओवादी लीडर है, ये मैं मान रही। लेकिन इडमा की माँ बहुत संघर्ष की, कर बेटा माओवादी बनने से माँ के साथ इतना कुछ क्यों? इधर तो फोटो वायरल होता था, कई बड़े अधिकारी जाते थे, इडमा के माँ को मिल रहे हैं, इडमा के माँ के घर गए हैं, इडमा के घर गए हैं, सब चल रहा है। लेकिन उसकी माँ क्यों नहीं मिली? वो उसकी माँ को वहाँ रहना चाहिए। उससे पूछेंगे ना कि इडमा क्या चाहता है। कभी क्या आप मिली थी इडमा से? अब आप अपने बेटा के लिए क्या सोचती हैं? आप आपके बेटा को वापस लाने के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? तो उस लायक क्यों सरकार नहीं बने?
कहीं ना कहीं भयभीत है, डर, इड़मा की माँ कहाँ चलेगी, गांव छोड़ के क्यों चले, वो भी तो ये बात आता है। तो आज इड़मा की माँ ना मिलना तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी गलत हुआ है, मैं तो यही समझूंगी। तब आप जैसे गए थे तो जरूर पूछते कि आप बताओ आपके बेटा के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो, क्या आपका बेटा जंगल छोड़ के वापस आए, बंदूक छोड़ के वापस आए, क्या है वो माँ पैदा की है, बोले गोंडी में सही, तो उसके पास तो दिमाग जरूर बोलती। लेकिन आज उसकी माँ ही नहीं है, परिवार ही नहीं है, पर इड़मा के नाम से इतनी सारी चीज़ें चल रही ये। और रही सवाल इड़मा से, जो मुलाकात मेरा बहुत पहले और बस एक समय पे हुआ, लेकिन इतनी ज़्यादा बातें नहीं हुई उस समय, इतना होने था जब बीए क्या मतलब बुर्का पाल में जो कांड हुआ, कांड होने के काफ़ी लंबे समय बाद ये हुआ, क्योंकि वहाँ के 2 बच्चे हैं मेरे पास हैं। एक उसका नाम पोदिया, उसको मैंने बिरसा रखा है, एक इंगा है। तो जब बुर्का पाल में 25 जवानों को एकदम पूरी माओवादी और उनके बीच में जो मुठभेड़ हुई है, और वो सच था, मुठभेड़ हुआ है वहाँ, तो 25 जवान मारे गए। उन जवानों को शहीद मतलब उसका जिस जगह पे है उनका, मैं उसका शहीद का वो करने के लिए हम वहाँ भी गए। उस समय आप पार्टी में मैं थी, तो वहाँ मेरी पार्टी के लोग भी गए और उनको सलामी देने के लिए हमने उस जंगल में फ़ोटो रख के किया। तो उस समय फिर गांव में घुसा तो 2 बच्चियाँ, सब गांव वाले बोलने लगे कि यहाँ पर हमको रहने नहीं दे रही है पुलिस, सबको भगा रही है, सबको बोल रही है यहाँ से गांव छोड़ के चले जाओ ये सब। तो उस समय मैं मतलब वो तो बाद में इड़मा से मिली, लेकिन मेरी जो बात है ये इन बच्चों की वजह से इड़मा से ये था, क्योंकि इन बच्चों को इड़मा ने बहुत मतलब वो दिया, यानी उनकी शिक्षा को आज मेरे पास पढ़ रहे हैं। पर इड़मा से मेरा ऐसा कभी बातचीत ऐसा नहीं है, पर ये बच्चे इड़मा के वजह से आज एक शिक्षा में आए हैं। और एक बच्चा 10वीं में पढ़ता है, एक बच्चा अभी 8वीं में है, मतलब बिरसा। तो वो बच्चे मेरे पास हैं। तो उनकी ज़मीन जो वहाँ काफ़ी है, क्योंकि उनके पिता को तो पुलिस वाले ने मारा कि माओवादी घोषित कर दिया, उसकी माँ बीमारी से पहले ख़त्म हुई बिरसा की। लेकिन वहाँ की जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को वहाँ के गांव वाले और उनके परिवार कुछ, अब ये बच्चे आएंगे ही नहीं, मैडम तो लेके चले गई, अब ये बच्चे वापस नहीं आएंगे, इनकी ज़मीन को हम लोग अपने कब्जे में लेके अपना अपना वो बना लेते हैं, ये सोच के उस ज़मीन को पूरा हड़प रहे थे। तब इड़मा का संदेश आया वहाँ, उन बच्चों को ज़मीन को कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो बच्चे आज नहीं तो कल पढ़ के इसी गांव में आएंगे और यही उनका जन्मभूमि है, और इस गांव से ही वो अपनी ज़मीन को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो शिक्षा लेने गए हैं और लेके जब जितना अपने समझ होने के बाद वो आएंगे, उनके लिए रहने के लिए जगह, उनका घर, उनकी ज़मीन उनको हमेशा हिफाजत रहेगा। ये मेरा मतलब वार्निंग है कि उनके ज़मीनों को कोई ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो उस दिन से उनकी ज़मीन ऐसी पड़ी, अब कोई कुछ नहीं करता है। तो ये कि बच्चे पढ़ने के तो आए हैं, लेकिन उसकी देन है कि आज वो गाँव वाले इन बच्चों को बहुत अच्छा वो करते हैं। और मतलब इंगा को, बिरसा को, और मैं तो यही सोचूंगी ना कि मैं तो गई नहीं थी बुर्का पाल, बार बार कितना बार जाऊँ, पर उसके बाद फिर इस बच्चे लोगों के लिए भी बात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि मैडम आपके पास बच्चे गए पढ़ने के लिए, वापस तो लौट के गांव में ही आना, जाएंगे क्या, कल को आप ना रहे तो उनको नौकरी नहीं मिली तो ज़मीन तो रहेगी, ज़मीन से वो अपने ज़िंदगी का जीवन को करेगा, अपना हक अधिकार अपनी हर चीज़ों को वो समझेंगे, क्योंकि उनके ना माँ है ना बाप है, कुछ नहीं। यही बच्चे एक दिन अपने गांव के लिए बेहतर अच्छा बनाएंगे, क्योंकि आप जैसे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ने में लिखने में। तो बस यही है, मेरा काम है उनकी ज़मीन को सुरक्षित करना, और बाकी आपका काम है उन बच्चों को शिक्षा दिलवाना, और वो अच्छे बच्चे से। तो इस तरह से इड़मा से है। तो आज इड़मा, उस समय का इड़मा एक बहुत सिंपल, एकदम सीधा, मतलब कमरेड तो हो गया, बंदूक लिया है, लड़ रहे माओवादी हैं, लेकिन इड़मा जो था उस समय का रूप देखो और अभी का में बहुत अंतर है। आज इड़मा का नाम हर जगह इतना उससे फैल गया है कि इड़मा मोस्ट वांटेड है, ऐसा है, बहुत दिमाग है उसके पास, बहुत ऐसा है। मतलब ये भी बात है कि निकल के मतलब आ रही कि उस जंगल में इड़मा को मारने के लिए, इड़मा को घेरने के लिए, पूरी पहाड़ों को, कितना इड़मा तक पहुंचने के लिए उस पहाड़, पर्यावरण, उसके जीव जंतु का सबका विनाशकार किया गया। कितने हेलीकॉप्टरों से, बंदूकों का मतलब रॉकेट लॉन्चर के, इतना 12-12 हज़ार फोर्स उस पर गोली चलाते रहे। जंगल की पर्यावरण का पूरा तसनस कर दिया गया, जीव जंतु की तसनस कर। आज 40-40 गांव के लोग मुझे बोल रहे हैं कि उस गांव में इतना ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है कि हम ना पत्ता तोड़ने नहीं जा सकते, ना आम काटने नहीं जा सकते, मूलकंद लेने नहीं जा सकते, हमारे बच्चों के लिए पानी ले सकते। इस तरह की चीज़ें हुई है।
इड़मा को पकड़ने के लिए और इड़मा को घेराबंदी करने के लिए इस सब तक का लड़ाई, एक लड़ाई किसके लिए? क्या ये कितना इंसानों को करके कर? तो लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे कुछ एक तरफ से बोलना चाहिए, मैं तारीफ तो नहीं लेकिन फ़ख्र हो रहा है कि इड़मा इतना हमारे आदिवासी कम्युनिटी के हैं, समुदाय के होके इड़मा एक माओवादी बन के भी अब वो आज पूरे सरकार को हिला दिया, भारत सरकार को हिला दिया। 12,000 फोर्स उनको अटैक करने के बावजूद इड़मा कहाँ गया? सवाल है ना। तो सरकार को इतनी बेवकूफ़ी करने की क्या जरूरत? इस तरह का जो बेवकूफ़ी किया, इससे तो सीधा बात है माओवादी को एक ताकत दिया है, मेरे नज़रों में तो ही लग रहा है। कहाँ से सूचना मिला, जो मिला, हमेशा सरकार कुछ ना कुछ सूचना के आधार पर किसी ना किसी को, चाहे वो निर्दोष आदिवासी रहे, कुछ भी आदिवासी है, लेकिन वो मार जरूर देते थे। इस बार 3 लड़कियों को मारे, वो भी हमको एक खबर आई, वो लड़कियां भी मतलब उतना उस पार्टी से हट के थे कर, पर वहाँ तक जड़ तक नहीं गए तो मैं पूरी नहीं बता सकती, पर यही खबर आई। तो इड़मा को वो करने के लिए, घेरने के लिए, खात्मा करने के लिए भारत सरकार ने कितना नुकसान किया, पूरा जनहित का मतलब हानि पहुंचाया, जन मानवता का हानि पहुंचा, जीव जंतु का हानि पहुंचा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। आज उस जगह पे इतना गोला बारूद फेंका गया, तो उसको, उस पहाड़, उस जगह को कैसे क्लीन करेंगे? जब बोलते हैं ना कि फिर सरकार और माओवादी में क्या अंतर है? जैसे कई जगह आईडी ब्लास्ट होता है, चाहे जब चलते पहाड़ों में, कहीं जंगलों में, हर जगह कितने, बीजापुर, नारायणपुर, ये आईडी ब्लास्ट में कितना बार सुकमा तरफ भी सुन रहे हैं, तो बोलते हैं माओवादी ने आईडी लगाया था, माओवादी ने आईडी लगाया था, माओवादी ने आईडी। अब इस जो करेमेट्टा में जो हुआ है, सरकार ने जो बम बारूदे की है, उससे हमारे आदिवासी को नुकसान होगा, तो उसके जिम्मेदार कौन है? माओवादी या फिर सरकार? ये भी मेरा सवाल है, किसकी जिम्मेदार? सरकार तो लोकतंत्र तरीके की बात करते, लोकतंत्र तरीके से लड़ रहे, तो एक माओवादियों तक पहुंचने के लिए, उनको मारने के लिए, तो सबसे पहले तो उन आम आदिवासी को, जंगलों को, सबको पूरी तरह से उसको विनाशकार करके उसको पकड़ के मारने, तो वो कैसे? इससे क्या अच्छा होगा? तो इससे तो कुछ मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है जो हुआ 6 दिन तक, और उसमें कितने जवानों बीमार हुए, कितने जवानों को तकलीफ हुई, किस हद तक, कितने अस्पतालों में क्या हालत थी। तो क्या भारत सरकार को इतना भी नहीं समझ आया कि ये ऐसे लड़ाई, तो लड़ाई करने से पहले तो पहली तो रणनीति को बना लेनी चाहिए ना। तो ऐसा क्यों? माओवादी ने बोल दिया कि वहाँ चारों तरफ बम बिछा दिए हैं, एक स्टेटमेंट देने से ये क्या, उस स्टेटमेंट का आधार लेके गए तो माओवादी वहाँ रहेंगे? कैसे रहेंगे? जो सच बता रहे हैं कि हम बम बिछाए, तो ये बोलेंगे कि हम बम बिछाए इधर मत आ, तो सामने वाला तो सोचेगा नहीं, बोल दिया हूँ तो मैं तो हट जाऊँगा, लेकिन वो हमारे आए और लड़े। तो वही हुआ, कितने जवान, वो जवान भी थे, किसान के बच्चे हैं, ये आदिवासी हैं, वहाँ DRG हो, बस्तर बटालियन, कई लोग। तो इस तरह की जो लड़ाई से किसको फ़ायदा हुआ? मेरा सवाल सरकार से। एक तरफ बोल रहे हैं बातचीत, दूसरी तरफ अपना युद्ध भूमि को उस आग की तरह उसको फना रहे हैं सरकार। तो क्या है, बातचीत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? माओवादी तो बार बार प्रेस नोट भेज रही है, मीडिया भाइयों के जरिए से अपना इंटरव्यू भेज रही है, सरकार भी पहले बोला, विजय शर्मा ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा बातचीत होना चाहिए, हर हाल में बातचीत होना चाहिए। तो बातचीत करने के लिए क्या ये युद्ध भूमि को इस आग की तरह इतना बम बारूद करते रहो और बातचीत का संतुलन बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो युद्ध विराम को सरकार को फिलहाल रोक देना चाहिए और बातचीत के लिए उस संतुलन एक समय और एक ऐसा दौर पर लाना चाहिए। और नहीं होता अलग मत, पर प्रयास तो करना चाहिए सरकार को। क्या मिला सर? ये 40 गांव वाले लोग आज परेशान हो रहे हैं, इससे अधिक गांव के लोग, ये मैं नहीं कह रही, उन्होंने लिस्ट मुझे भेजा है, तो उन गांव को आज कितना तकलीफ हो रहा है। तो सरकार वहाँ जाके देखे, इड़मा के गांव में तो रोड बना के पानी दे दिया, सब कुछ है, इन गाँवों में भी पूरा जाके दे। मैं आप ही को लेकर, आप मीडिया भाइयों लोग के साथ चलती इन गाँवों में, इन गाँवों में भी कहे क्या इस गाँव में हर गाँव से इड़मा पैदा करना पड़ेगा क्या माओवादी के लिए? नहीं ना। अगर नहीं होगा तो वही है, तो इस गांव में क्यों नहीं? आज वो लोग नाले में पानी लेने जाने का बात कर रहे हैं, वहाँ पर लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, और इतना वहाँ राशन की परेशानी और सब हो रहा है, हम निकल नहीं पा रहे हैं। अब कैंप लगा को कैंप पूरा रोक रहे हैं। मैं बोली आप लोग बाजार आ जाओ, इधर नहीं, कहाँ निकलेंगे, इतनी फोर्स है, या कैंप लगाए, हमको रोका जा रहा है, हमको निकलने नहीं दिया जा रहा है। दीदी ये कैंप हमको रोकने के लिए है। अब बताओ, मेरा कहना जंगल में जो इड़मा रहा, दामोदर राव की देवा रहा, तो ये उनका वो एक लड़ाई में इन आदिवासी को तकलीफ में क्यों डाला जा रहा है? ये दो की लड़ाई में आदिवासी हमेशा पीछे, हमेशा कुर्बानी, हमेशा उनके खून बह रही है, उनके घर जल रहे हैं, बेटियों को खो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग के कौन बच रहा है, हमारे जल जंगल जमीन नष्ट हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए।
तो इस बातचीत में भी आप लोग के माध्यम से मेरा और एक सवाल है कि दो बंदूकधारी अपनी बातचीत कर रहे हैं, माओवादी भी, सरकार ने भी बोला कि बातचीत होना चाहिए, लेकिन आम आदिवासी की कड़ी भी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि मान के चलो माओवादी की बंदूक के रखे हैं तो सरकार की बंदूक भी नीचे रखा जाएगा या नहीं, दोनों बंदूकें नीचे आई जाएगा या नहीं, और जो कैंप लगे हैं वो कैंप का क्या करेंगे, जो इतनी फोर्स है डीआरजी उनको जो नक्सल से निपटने के लिए जो फोर्स बनाए हैं, तो वो जैसा डीआरजी हैं, बस्तर बटे, इन फोर्सों का क्या होगा, इनकी कौन सी नौकरी सरकार देगी। सरकार का पूरी चीज़ों का तरह से एक साफ सुथरे से अपनी बात को तो करनी पड़ेगी ना, तो वो तो बेरोजगार हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, उनकी नौकरी कैसे दी जाएगी। ये बातचीत करने का मसला बहुत बड़ा, तो इसमें हमारे आदिवासी को अगर मान के चलो आज मुझे जो दिखता है, लग रहा है कि जो लड़ाई हो रही है, तीन की लड़ाई हो रही, आदिवासी सरकार और नक्सल, और आदिवासी सरकार नक्सल के बीच, मतलब ये आदिवासी हमारे बंदूके के बीच फंसे हैं। कल को आज कुछ लोग, कई लोग बोलते हैं, कल जैसे ये घटना हुआ है 22 तारीख वाला, अरे माओवादी को मार देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, शांति आएगा बोल रहे हैं क्या, क्या शांति है, जंगल नहीं बचेंगे, तो उन जंगलों में आदिवासी रह रहे हैं और वो जंगल के आदिवासी रह रहे हैं, कल को माओवादी हट गए तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जंगल आदिवासी को पूरी तरह सौंप दिया जाएगा सरकार, उस पहाड़ को कोई माइनिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना, मतलब ऐसा यथावत रखेंगे, इसकी क्या गारंटी है। उसके बाद फिर आज तो 3 लोगों की लड़ाई है, कल माओवादी को अगर बैठा दिया गया, माओवादी सरेंडर हो गए तो 2 की लड़ाई चलेगी, सरकार और आदिवासी। तो सरकार पहाड़ लेना बंद करेगा और पहाड़ लेगा तो मेरे आदिवासी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे, तब फिर वो हमारे ऊपर फिर अटैक करेगी सरकार और हम पर गोली चलाएगी या लाठी चलाएगी, उस समय माओवादी हमारे पीछे नहीं रहेंगे। आज जो भी थे माओवादी उनके पीछे थे, मैं मानती इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा हमारे आदिवासियों को कुर्बानियाँ देना पड़ रहा है, लेकिन मैं तब विश्वास करूंगी अगर माओवादी अब थम गए, माओवादी है ही नहीं, और सरकार और आदिवासी में लड़ाई चलेगी और आदिवासी उस समय अपने जंगल को बचाने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार विकास करने के लिए, माइनिंग आदिवासी के मर्जी के हिसाब से हो रहा है और कोई खून खराबी नहीं है, उतनी शांति आएगी, तब मेरे को लगेगा हाँ यार ये माओवादी तो बहुत पहले हट जाना था। आज देखो मेरे लोग बच रहे हैं और हम लोग देखो इस तरह से इस पहाड़ों के लिए लड़ाई हो रही, ये चीज़ तो हट जाना था पहले से, लेकिन जिस दिन ये फिर सरकार आदिवासी को मारना चालू कर दी तो मेरे को ऐसा लगेगा अरे माओवादी को हटना ही नहीं था, माओवादी को रहना था। ये मेरे जैसे लोग सवाल आएगा कि 5 अनुसूची, पेशा कानून, ग्राम सभा, इसके अंतर्गत वो ताकत अगर सरकार हमको पूर्ण रूप से पालन करने का निर्देशित देती है, उसी के आधार से हर विकास, हर पहाड़, हर यहाँ की चीज़ें, आदिवासी जिस एरिया में सब उसमें रहते हैं, अनुसूचित जनजाति, मतलब 5 अनुसूची के अंतर्गत वो चीज़ देना चाहिए, बल्कि सरकार ये करे तो ना। लेकिन हमको अभी भी ये दोनों के शांति वार्ता में मुझे एक ही चीज़ का डर सताया जा रहा है कि इन पहाड़ों का क्या होगा, हम आदिवासी जो पहाड़ों को एक संरक्षण करने के लिए, उनको बचाने के लिए लड़ रहे, हमारा क्या होगा, उन आदिवासी का क्या होगा। अगर माओवादी और ये दोनों के बीच में बातचीत होगी और हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत इस बात की चिंता सता रही है, कहीं ना कहीं इसका हमारा जो हमारे ऊपर कोई ऐसे अंत ना हो जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे आदिवासी को जीवन मिले। ये है। तो ये थी सोनी सोरी, जिन्होंने बहुत विस्तार से और बहुत साफगोई से अपनी बात रखी। अब ये नक्सलवादियों के समर्थक है, माओवादी समर्थक है या अर्बन नक्सल है, इसका फैसला इस बातचीत को सुनने के बाद आप खुद कीजिए। सोनी सोरी जी, आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए सेंट्रल गोंडवाना खबर की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है।